हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। रिडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज किया है। जरूरी यही है कि उसके ऊपर सवालों की प्रैक्टिस की जाए। उन पर जो सवाल तुम्हें दिए गए हैं मोल के अंदर भी और रिडॉक्स के अंदर भी, उनके आंसर्स भी तुम्हें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी एक दो क्लासेस के अंदर ही मैं एक अलग से पीपीटी में वो सारी पीपीटी जो तुम्हें दी थी उन पीपीटीज में ही उनके आंसर्स मेंशन करके तुम्हें दे दूंगा। मैं चाह रहा था एक बार खुद से देखो क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो आंसर्स देखने में अगर आंसर सही होते हैं तो जो खुशी मिलती है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, अभी और लगे रहो और कोशिश करो, सवालों को करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा जो पर्पज है वो ये है कि अगर तुमने सवाल कर लिया तो फिर ये डाउट ये नहीं होना चाहिए कि यार पता नहीं सही है गलत है। मतलब एक ये हैबिट बनाना, ये भी एक तरीका है ना। और मेरा अपना मानना यही है कि ये भी एक तरीका है कि कर लिया तो सही है, वरना हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना है, तो जो हमने किया है वो सही है, बस बात खत्म। तो अगर ये कॉन्फिडेंस भी आने लग जाए तो भी एग्जाम में जब आप आईआईटी का एडवांस का पेपर देते हैं तो एक आध सवालों से ही वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। लेकिन उसमें अगर वो आदत पहले से पड़ी हो कि नहीं हम जो करते हैं उसमें कमी नहीं होती, वो बात ही हमने अगर पेन उठा लिया किसी सवाल को करने के लिए, अगर हमने पेन उठा लिया तो इसका मतलब है फिर वो सही करना है, बात खत्म। अदरवाइज तो सवाल देखेंगे और हम यही कहेंगे पता नहीं पागल क्या पूछ रहा है, कुछ समझ, दूसरा सवाल करते हैं, समझ बात को। तो इसका मतलब ये हुआ पेन उठाया तो आंसर निकला। तो मैं ये चाह रहा हूं ये जरा एक आध बार तुम्हें जरा एक दो चैप्टर्स के अंदर ये थोड़ी सी ये हैबिट बन जाए, थोड़ा सा, क्योंकि सवालों का लेवल तो ऑब्वियसली जो तुम्हें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अपने पीपीटीज में मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं उनका लेवल अच्छा है ना, वो अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगर उस लेवल की प्रैक्टिस कर ली जाए तो मुझे नहीं लगता एडवांस लेवल पर किसी भी तरह की परेशानी आने वाली। हाँ, ये जरूर है कि तुम अपनी तरफ से भी जो सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हो उनमें भी ये हैबिट बनाओ कि जो हमने करना शुरू किया वो हमें आंसर तक सही निकालना है। ये एक हैबिट होनी चाहिए जो बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। मेंस लेवल पर शायद इसकी इतनी इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पेन उठाना है, क्योंकि हमें पता है वो क्या पूछ रहा है। अगर एक बच्चे ने थोड़ा भी पढ़ाई की है तो उसको पता है कि नहीं यार ये सुना हुआ टॉपिक है, शुरू तो करूंगा। मतलब उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि यार ये पता नहीं कितना लंबा सवाल दे रखा है, इसमें पता नहीं कैसे कैसे टर्म्स यूज किए गए हैं, पता नहीं मैं समझ पाऊंगा कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन उसमें एक लाइन का सवाल होता है, दो लाइनों का सवाल होता है, जिसमें कहीं ना कहीं समझ में आता है डेल्टा टीबी पूछ रहा है, केबी की वैल्यू दे रखी है, मोलालिटी में मोलर मास पूछ रहा है, तो ये समझ में आता है कि नहीं यार ये फॉर्मूला है, जरा करना तो है, ट्राई तो करते। तो उसमें पेन तो उठता ही उठता, इसलिए वहां पर तो ये नहीं सोचना पड़ता कि पेन उठाए ना उठाए। बट एडवांस लेवल पर एक हैबिट बनानी चाहिए, सवाल को देखा जा रहा है और सवाल को देखने के बाद एक आदत बनाई जा रही है कि भाई साहब कलम पकड़ लिया है, इसलिए अब आंसर तक सही पहुंचना है। उसके लिए जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसमें भी लगे रहिए, उसमें भी ये हैबिट बनाने की कोशिश करिए। और जो हम तुम्हें सवाल दे रहे हैं ऑब्वियसली इन सवालों में ऐसा लग सकता है कि भाई सर ये थोड़े से टफ है, तो इसलिए इनके आंसर्स भी तुम्हें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि तुम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से करने की कोशिश करो और जितना आप भिड़ सकते हो सवालों के साथ उतना भिड़ो। और उम्मीद है कि अच्छा किया जा सकता है, उम्मीद है कि तुम अच्छा आंसर, अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, है ना। इसी तरह से रिडॉक्स रिएक्शन में भी हम लोगों ने डिस्कशन की है, अच्छे लेवल पर डिस्कशन की है, मेन मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है जो एडवांस लेवल से रिलेटेड हैं। आपको उनको भी उनके सवालों की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सवाल दे रखे हैं, उनके आंसर्स को भी तुम्हें जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक, अब आते हैं सॉलिड स्टेट पर। सॉलिड स्टेट एक नया चैप्टर, जनरली बच्चे मेंस की तैयारी पर इस चैप्टर पर नजर नहीं मारते क्योंकि ये हमसे सिलेबस में नहीं पूछा गया, बट एडवांस वालों को ये चैप्टर पसंद है। उसका रीजन ये है कि इसमें थोड़ी सोच है, जो वो चाहते हैं बच्चे के अंदर चेक करना कि उसकी आईक्यू लेवल क्या है ना, उसकी सोच कैसी है, उसकी विजुअलाइजेशन कैसी है, ये सारी बातें जो है इस चैप्टर से चेक की जा सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर इन सब बातों के साथ साथ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जेई आईआईटी के एडवांस लेवल पर उनको बहुत पसंद है, और वो है कैलकुलेशंस। तो इसके अंदर वो कैलकुलेशन वाला टर्म भी देखने को मिलता है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि इस चैप्टर को भी, हालांकि मैंने वो नोट्स तुम्हें दे दिए, तुम कोशिश करो उन नोट्स को पढ़ने की कोशिश करो। आज जो लेक्चर हम कर रहे हैं उस लेक्चर में मैं उस उन नोट्स के शुरू के हिस्से इन द सेंस कि वो जो 3 लेक्चर्स हो गए, जो भी हमने तुम्हें प्रोवाइड किए, उनके जो शुरू के लेक्चर्स हैं उन लेक्चर से ही रिलेट रखूं आज की चीजों को, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो बच्चा भी वो लेक्चर देख रहा है वो इत्मीनान से 1 2 3 4 5 6 लेक्चर्स, इस तरह से वो लेक्चर जितने भी हैं उन लेक्चर्स को देखने की कोशिश करे। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें शायद 4 या 5 लेक्चर्स दिए हैं, उन लेक्चर्स में जो शुरू के 2 3 लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स हैं, आज की क्लास उन्हीं 1 2 लेक्चर से रिलेट होनी
करने वाले। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि जो फर्स्ट लेक्चर में जो थ्योरेटिकल हिस्सा है, जो तुम्हें मैंने लिख के दिया है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, ये जो भी पॉइंट्स थे, मैं चाह रहा हूं इन पॉइंट्स को आप उन लेक्चर से एक बार रिवाइज कर लें, पढ़ लें, और उनके ऊपर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस के ऊपर या फिर समझ रहे बात को, तो इन चीजों को एक बार अपने हिसाब से थ्योरेटिकली इनको रिवाइज कर लें, पढ़ लें, याद कर लें। हम जो शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, उसमें कुछ मेन टॉपिक से ही इस बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड सवाल जो है वो हमसे लगातार पूछता चला आ रहा है। ठीक, तो जो अगर मैं सबसे पहली बात करूं, तो मैं अलग अलग जगहों पर किसी पर्टिकुलर एटम के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं। यानी जो मेरा सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इसको यूज करना है, इसके ऊपर सवाल बनना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले इस बारे में बात कर रहा हूं, और वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स इन वन क्यूबिकल यूनिट। एक क्यूबिकल यूनिट के अंदर अगर कोई एटम है तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा ओवरऑल उस यूनिट के लिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो किसी भी क्यूब का जो कॉर्नर एटम होता है, जैसे मान लीजिए मेरा ये क्यूब है और इस क्यूब का ये कॉर्नर एटम, ये कुल मिला के अगर आप देखें तो मैंने यहां नंबरिंग कर रखी है। एक क्यूब ये है आगे वाला, एक उसके पीछे वाला। देखने से नहीं लग रहा बिकॉज काफी पतला बनाया गया है, क्योंकि मुझे एक ही पेज पर ये सारे बनाने थे। तो सपोज दिस इज क्यूब 1 आगे वाला, उसके पीछे 2 है, यानी एक क्यूब, 2 क्यूब, कुल मिला के यहां 8 क्यूब्स, मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कुल मिला के यहां 8 क्यूब्स है मेरे पास। तो अगर यहां पर 8 क्यूब्स हैं, तो 8 क्यूब्स में जो कॉर्नर पर एटम रखा जाता है, उस कॉर्नर एटम का जो कंट्रीब्यूशन है उस एक यूनिट के अंदर, एक क्यूब के अंदर, वो 1/8 होता है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मैं किसी भी कॉर्नर को देखूं, तो वो कॉर्नर अकेले मेरे क्यूब का कॉर्नर नहीं, वो कॉर्नर इस क्यूब के बगल वाले क्यूब का भी कॉर्नर है, इस क्यूब के ऊपर वाले क्यूब का भी कॉर्नर है, उस बगल वाले क्यूब के भी ऊपर वाले क्यूब का कॉर्नर है, इस क्यूब से पीछे वाले क्यूब का भी कॉर्नर है। यानी एक तरह से देखा जाए तो वो जो कॉर्नर पर एक एटम रखा है, वो 8 क्यूब्स को शेयर करता है, 4 नीचे और 4 ऊपर। ये देख लीजिए आप, ये जो कॉर्नर पर बॉल रखी है, ये कॉर्नर बॉल 4 नीचे के क्यूब्स 1 2 7 8 और 4 ऊपर के क्यूब्स 3 4 5 6, इन लोगों को शेयर करता है। लास्ट में जैसे मान लीजिए यहां वाला थोड़ा सा खुला है, तो शायद यहां से ज्यादा क्लियर हो रहा है। जैसे इस बॉल, इस वाले एटम की बात करें, तो ये वाला एटम जो है वो इस क्यूब को, इस क्यूब को, इसके पीछे वाले को, इसके पीछे वाले को, इसके ऊपर वाले को, इसके ऊपर वाले को, पीछे वाले के ऊपर वाले को, पीछे वाले के ऊपर वाले को, यानी ये जो कॉर्नर बॉल है, ये कुल मिला के 8 क्यूब्स को शेयर करती है। इसलिए इफेक्टिवली इस बॉल का एक यूनिट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 होता है। यानी जो हमें सबसे पहले याद रखना है, वो क्या याद रखना है? सबसे पहले हमें यह बात रखनी है कि कॉर्नर बॉल्स का जो कंट्रीब्यूशन है किसी क्यूब में, वो 1/8 होता है। ठीक, दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात है फेस के सेंटर पर अगर कोई बॉल रख दी जाए। ये देखिए, किसी भी क्यूब के किसी भी एक फेस सेंटर पे बॉल रखोगे तो क्या होगा? सर, ये बॉल आधी इधर होगी और आधी इधर होगी, बात खत्म हो गई। यानी किसी भी सेंटर, फेस सेंटर पर कोई बॉल रखी हो, चाहे वो ऊपर का फेस सेंटर हो, चाहे बगल का फेस सेंटर हो, किसी भी फेस सेंटर पर अगर कोई बॉल रखी है, तो वो आधी इधर होगी, आधी उधर होगी। यानी 2 यूनिट्स को शेयर करेगी, तो इफेक्टिवली उसकी जो रैंक क्या निकल के आएगी, या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिवली वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी? 1/2। इसी तरह से अगर एज के सेंटर पर कोई बॉल रखी है, अगर एज के सेंटर पर कोई एटम है, हमने कहा एज का सेंटर मतलब मान लीजिए ये एजेस हैं, ये सारी एजेस, क्यूब की एजेस, इन एजेस के सेंटर पर मान लीजिए मैं यहां से लेके यहां तक की एक एज ले लेता हूं, इस एज के सेंटर पर ये बॉल, तो एज के सेंटर पर जो बॉल रखी जाती है वो ओवरऑल 1/4 कंट्रीब्यूशन करती। बहुत लॉजिकल है यार, समझो बात को। अगर आप इस एज के सेंटर पे जो बॉल रखी है उसको ऑब्जर्व करें, तो वो कुल मिला के 4 क्यूब्स को शेयर कर रही है। वो यहां दिखाई भी दे रहा है, वो चारों क्यूब्स ये हैं, एक क्यूब आगे वाला, एक उसके पीछे वाला, एक ऊपर वाला, एक उसके पीछे वाला। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एज, ये एज कुल मिला के 4 क्यूब्स को शेयर करती। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां वाला डायग्राम ले लेते हैं, ये सही है, ये इस एज के सेंटर पे बात कर रहा है। तो ये एज का सेंटर कितने लोगों को शेयर करेगा? देखिए, एक तो ये क्यूब का ये एज है ही, साथ में इसी के बगल में भी एक क्यूब होगा। बात समझ रहे हैं? ये इसी के बगल में भी एक क्यूब होगा, इसी तरह से इस क्यूब के पीछे भी एक क्यूब होगा, ये वाला जो क्यूब है इसके बगल में भी क्यूब है, इसी तरह से इसके पीछे भी एक क्यूब होगा और इसके पीछे भी एक क्यूब होगा। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 4 कमरों का एज है। आप अपने कमरे में भी देख सकते हैं, अगर आप कमरे में कोई भी एक लाइन देखें, तो उस लाइन पर कोई भी चीज रखी जाए, वो चीज
4 कमरों को शेयर करेगी, 1 2 3 4, वो 4 कमरों को शेयर करेगी। यानी एज का जो सेंटर है वो इफेक्टिवली 4 लोगों से घिरा होता है। तो अगर मैं एक कमरे के अंदर वो कितना आया ये निकालना चाहूं तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 होता है। साथ ही साथ जो आदमी बॉडी के पूरे अंदर होता है, यानी अगर कोई एटम पूरे यूनिट के अंदर है तो फिर वो तो मेरा ही है। यानी अगर मान लीजिए कोई एटम मान लीजिए बॉडी के सेंटर पर रखा है तो वो सारी की सारी मेरी बॉल है, मेरा एटम मेरा यूनिट के अंदर है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट के लिए वो पूरा का पूरा 1 माना जाता है। यानी अगर कॉर्नर पर है तो 1/8, क्योंकि वो कॉर्नर 8 कमरों का कोना है इसलिए पर कमरा 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। फेस के सेंटर पर रखा है तो आधा इधर आधा बाहर आधा अंदर, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/2। एजिस के सेंटर पर रखा है तो 1/4, और अगर बॉडी के अंदर रखा है तो पूरा का पूरा 1। ये है कंट्रीब्यूशन। इसको फायदा क्या याद करने का, इसको फायदा ये कि हम जब यूनिट्स की बात करते हैं, अपने सिलेबस में आने वाली यूनिट्स की बात करते हैं, तो जैसे एंड सेंटर यूनिट्स या सिंपल प्रिमिटिव सिंपल यूनिट्स, उन जैसे सेंटर्ड यूनिट या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट्स, उनमें हमें ये कॉन्ट्रीब्यूशंस का आइडिया होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं फटाफट बात करूं और उसके बाद फिर सवालों की बात करूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट की बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें हर कॉर्नर पर एक एटम होता है। हर कॉर्नर पर, क्यूब के हर कॉर्नर पर एक एटम होता है। तो अगर क्यूब के हर कॉर्नर पर एक एटम है, आप देख रहे हैं यहां दिखाया गया है, आप जितना भी आप समझ पाए, लेकिन एक ऐसे व्यू दिया गया है, 4 बॉल ये हैं और 4 इनके पीछे हैं। आप समझ रहे हैं, यानी कुल मिला के देखा जाए तो अगर खुले खुले तौर पर मैं बनाऊं तो खुले खुले तौर पर ये कुछ ऐसा बना रहा हूं। ये एक क्यूब है, इस क्यूब के हर कोने पर एक एटम, ये क्यूब है और इस क्यूब के हर कोने पर एक एटम। समझ रहे हो बात को, यानी ये आपका क्यूब है और इस क्यूब के हर कोने पर एक एटम। दिस इज सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव सेल। तो हर कोने पर अगर एक एटम रखा जाए, हर कोने पर एक एटम, ये है देखिए, इस कोने पर एक एटम है, 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 लेकिन ये इतने दूर दूर नहीं है। आप समझ रहे बात को, ये सॉलिड है भाई। सॉलिड में एटम्स खुले खुले थोड़े ना होते हैं। आप सॉलिड में इस ये अरेंजमेंट तो ऐसा लगता है जैसे इस एटम इस सिस्टम को दबा दोगे तो फुस करके हवा निकल जाएगी। सॉलिड का मतलब है कोई ना कोई एटम किसी ना किसी एटम को सहारा जरूर देगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कोई एटम किसी एटम को टच ही नहीं कर रहा, क्योंकि फिर वो सॉलिड नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसके अलावा ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि देखिए इतना ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर, लेकिन एक्चुअली ये दोनों टच कर रहे हैं। ये देखिए ये दोनों एक्चुअली ये टच कर रहे हैं। हर एटम एडजेसेंट एटम एक दूसरे को ये ऐसे पीछे से, मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसे पीछे से ये ऐसे टच कर रहे हैं। ये क्यूब बन रहा है ऐसे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्यूब जैसा बन रहा है। ये सीन समझ पा रहे हो? तो ये क्यूब जैसा। तो यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट है, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट के अंदर अगर आप इससे 2-3 बातें पूछी जाती हैं तो वो हमें पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले रैंक। रैंक मतलब इफेक्टिवली कितने एटम्स। तो इफेक्टिवली कितने एटम्स होंगे सर, हर कोने पर एक बॉल है और आपने बताया था कि एक बॉल का जो कंट्रीब्यूशन है, कोने वाली बॉल का कंट्रीब्यूशन वो 1/8 होता है। और क्योंकि आपके पास 8 कोने हैं तो 8 का 1/8 1/8 1/8 यानी 8 इंटू 1/8 करेंगे तो इफेक्टिवली कितने एटम्स आएंगे, 1। दूसरा, सर ये दोनों बॉल एक दूसरे को अगर टच कर रही हैं या ये दोनों बॉल एक दूसरे को अगर टच कर रही हैं तो इन दोनों बॉल्स की जो रेडियस है, उन रेडियस का जो सम है वो इस क्यूब की एज लेंथ के बराबर होगा। यानी अगर मैं क्यूब की एज लेंथ की बात करूं ए, तो वो एक्चुअली आर प्लस आर 2r के बराबर होगा। यानी 2r इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज दिस पैकिंग फ्रैक्शन, नाम से समझ में आता है पैकिंग का फ्रैक्शन क्या है। यानी जो लोग पैक्ड हैं उस पैकिंग का फ्रैक्शन क्या है। तो इसका मतलब अगर मैं फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, और वो सिंपल फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम। अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स, जितने भी इफेक्टिव एटम्स हैं उस यूनिट के अंदर, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो पैकिंग फ्रैक्शन कभी भी कैलकुलेट करने के लिए आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जितने भी उस यूनिट के अंदर हैं, चाहे वो 2 डायमेंशनल यूनिट हो चाहे वो 3 डायमेंशनल यूनिट हो, जितने भी इफेक्टिव एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं पर यूनिट इज नोन एज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन। तो जितने भी एटम्स हैं
उनका वॉल्यूम निकाल लीजिए और टोटल यूनिट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो उस यूनिट का पैकिंग फ्रैक्शन होगा। तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालूं तो जैसा कि बात हुई, हमारे पास कुल मिला के कितने एटम्स हैं? कुल मिला के मेरे पास एक एटम है, तो एक एटम का वॉल्यूम 1/3 1 into 4/3 पावर क्यूब, और क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। अब ए की और आर का रिलेशन आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो आप ए की जगह 2r रख देंगे, तो दिस ए विल बी नाउ 2r का स्क्वायर, सॉरी 2r का क्यूब। अब आप देखेंगे कि ऊपर का r क्यूब नीचे के r क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये 0.52 आ जाएगा। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। लूज पैकिंग है, आधा आधा पैक्ड है और आधा खुला हुआ है। यानी अगर वॉइड फ्रैक्शन निकालना है तो 1 में से माइनस करके आप वॉइड फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो पैकिंग का फ्रैक्शन तो 0.52 है, लेकिन अगर वॉइड का फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, खाली जगह का फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो वो 1 माइनस 0.52 यानी 0.48 निकल के आए। यानी ये कहना चाहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें इस तरह की चार बातें जो है बहुत बेसिक्स हैं, बिल्कुल याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। पांचवी बात यह है कि अगर इस सिंपल क्यूबिक यूनिट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कितने लोग किसी एक पर्टिकुलर एटम से कोऑर्डिनेट करते हैं। सर कोऑर्डिनेट मतलब जितने लोग उसके करीब हैं। सर कितना करीब? अरे गजब आदमी हो, सबसे करीब। अरे सर सबसे करीब मतलब? सबसे करीब मतलब जो उसको टच करता है। क्योंकि अगर सॉलिड में किसी एटम के सबसे करीब वाला आदमी भी अगर उसको टच नहीं करता तो फिर कोई टच नहीं करता, और ऐसा सिस्टम सॉलिड नहीं हो सकता। फिर तो वो एटम हिलता रहेगा और ऐसा सिस्टम सॉलिड नहीं माना जाता। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक आदमी को कितने लोग टच कर रहे हैं, नियरेस्ट कितने लोग उसको टच कर रहे हैं। तो कभी भी अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो, तो अगर किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो, तो दैट मींस किसी भी एक एटम को कितने लोग घेर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी एक एटम को ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ऐसे ही ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने समझने के लिए ले लें, मान लीजिए मैंने ये वाला पीछे वाला एटम ले लिया। तो अगर मैं कहूं पीछे वाले एटम को कितने लोग टच कर रहे हैं, तो क्या पीछे वाले एटम को ये साहब टच कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल टच कर रहे हैं। क्यों, कैसे? सर ये तो टच कर रहे हैं, यहां नहीं दिख रहा है लेकिन है। सर ये देखिए ना, ये दोनों टच कर रहे हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि बॉल्स कॉर्नर पर रखी हैं। ये बड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, दिस इज क्वाइट समझने वाला स्ट्रक्चर। ठीक, तो सर ये दोनों टच कर, यानी इस बॉल को ये बॉल टच कर रही। ठीक, क्या इस बॉल को ये बॉल भी टच कर रही? हाँ सर ये भी टच कर रही, बिल्कुल सही। ये भी टच कर रही, क्यों? क्योंकि सर देखिए ना, ऊपर वाली बॉल को नीचे वाली बॉल भी टच कर रही है, ऊपर वाली बॉल को ये वाली बॉल भी टच कर रही है। इसी तरह से इस बॉल को क्या ये वाली बॉल भी टच कर रही है? हाँ बिल्कुल टच कर रही है। यानी अगर ध्यान से देखें तो मेरा अगर रेफरेंस ये वाली बॉल, सपोज ये रेफरेंस है मेरा, इस रेफरेंस को अगर मैं ध्यान में रखूं तो कौन कौन सी बॉल इसको टच कर रही है? सर एक नीचे वाली, एक ये और एक ये। बिल्कुल सही। सर इसका मतलब द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3। रुको तो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है जो बॉल्स इसको टच कर रही। सर एक यूनिट इसके पीछे भी होगी, और उस पीछे को लेके अगर मैं बात करूं तो ये भी एक ऐसा एटम होगा जो इसको टच कर रहा होगा। सर इसी तरह से इधर भी एक ऐसा एटम होगा जो इसको टच कर रहा होगा, और इसी तरह से ऊपर भी एक ऐसा एटम होगा जो इसको टच कर रहा होगा। समझने की कोशिश कर रहे हो? सर ये एक एटम है, सर ये भी एक एटम है, और ये भी एक एटम। मेरी बात सब लोग समझे? यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो सर एक प्लस एक्स डायरेक्शन में है तो एक माइनस एक्स डायरेक्शन में है, एक प्लस वाई तो एक माइनस वाई, एक प्लस जेड तो एक माइनस जेड। यानी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड। दैट मीन कुल मिला के यू हैव 6 एटम्स जो कि इस सेंटर वाली बॉल को, कोने वाली बॉल को टच कर रहे हैं। यानी अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आने वाला है? सर इस सिंपल क्यूबिक यूनिट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा। क्लियर है? ये वो बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आप क्लियर है? चलिए सर, अब इसमें आते हैं सर एक एडवांस लेवल पर डिस्कशन में। इसको एडवांस लेवल क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जेई के लिए ये जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर है, ये चैप्टर कोई बहुत पुराना चैप्टर नहीं। और मजे की बात क्या है कि वो चैप्टर जब अपनी समझ रहे बात को, पूरे शबाब पर आने वाला था, मतलब समझ रहे, जब 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 वो चैप्टर पर अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाने वाले हो रहे थे, तो ये चैप्टर हमारा बंद कर दिया गया। तुम्हें पता ही है ना। तो यानी लोगों ने मेंस लेवल पर इसको बंद कर दिया। तो जेई में पिछले एडवांस लेक्चर्स की अगर बात करें तो जेई में एडवांस लेवल पर इस चैप्टर पर बहुत ज्यादा अच्छे सवाल या अच्छे तरह के सवाल अभी नहीं पूछे गए। उम्मीद है कि जेई आगे आने वाले टाइम पर अच्छे सवाल आपसे जरूर पूछे। तो अब अगर सोचा जाए तो सर ये वो बेसिक्स हैं जो हमें हमको सवाल पूछ तो सकता है ये सर इससे रिलेटेड, या इनके एप्लीकेशन पार्ट को जो अभी हम देखेंगे।
लेकिन सर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नेक्स्ट लेवल सिंपल क्यूबिक यूनिट के बारे में। वो क्या है? वो ये है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट के बारे में मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उस सिंपल क्यूबिक यूनिट में किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के नियरेस्ट एटम्स कितने होते हैं। तो वो तो तुमने निकाल लिया, अभी बताया तुमने। किसी भी एक एटम के जो नियरेस्ट एटम वो होंगे जो इसको टच करेंगे, और टच करने वाले कितने होंगे? 6 होंगे, बिल्कुल सही है। सर उसके नेक्स्ट नियरेस्ट कितने होंगे, यानी इस बॉल के नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे, यानी वो एटम्स जो अब इन गेंदों से, इन पिंक बॉल से नेक्स्ट डिस्टेंस पर हैं। क्या वो उसको टच करेंगे? क्या वो इस बॉल को टच करेंगे? नहीं नहीं सर, अगर वो भी इस बॉल को टच करते तो उनको नियरेस्ट कहा जाता, वो नेक्स्ट नियरेस्ट नहीं होते। यानी मुझे अब इस सिंपल क्यूबिक यूनिट में नियरेस्ट एटम्स, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स का भी आइडिया होना चाहिए। तो मेरा सजेशन क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार समझाऊंगा, फिर मेरा सजेशन ये होगा कि आप इन 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 एटम्स की नंबर्स को और इनके डिस्टेंसेस को अगर खुद से समझ सकते हैं तब तो बड़ा मजा आ जाएगा, और नहीं तो आप उनको याद कर लीजिए। ठीक, तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मैंने लिखा है, अगर मैं नियरेस्ट एटम्स की बात करूं तो देखो मैं अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका यूनिट था, है ना, ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट था। मैं ऐसे ही बना लेता हूं, ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट है। एक मिनट, है ना। ये हमारा एक सिंपल क्यूबिक यूनिट है, और इस सिंपल क्यूबिक यूनिट में मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आप किसी भी एक एटम को रेफरेंस मान लीजिए, और उसको रेफरेंस मानकर मानकर हमें ये बताइए कि नियरेस्ट नेबर्स, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स वगैरह वगैरह ये कितने होते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस एटम को रेफरेंस मान लिया। ठीक, ये मेरा रेफरेंस एटम। इसके रेस्पेक्ट में ही मैं सारे एटम्स को कंसीडर करता हूं कि इसके नियरेस्ट कौन है, इसका नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है, इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कौन। ठीक, अभी हमारी बात हुई थी नियरेस्ट वो होगा जो इसको टच करेगा, वो अभी हम कर चुके हैं। वही हमारा पिंक वाला आदमी, एक ये होगा जो इसको टच करेगा, एक इसी में पीछे की तरफ होगा जो इसको टच करेगा, मानते हो बात को? एक पीछे की तरफ होगा जो इसको टच करेगा, एक इधर की तरफ होगा जो इसको टच करेगा, एक ऊपर की तरफ होगा जो इसको टच करेगा, और एक इस तरफ होगा जो इसको टच करेगा। मानते हो सब लोग जो अभी हमारी बात हुई थी ये? यानी हमें ध्यान से देखें तो कितने लोग होंगे सर? इसको एक ये आदमी टच कर रहा है, 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 एक ये कर रहा है, और एक ये कर रहा है। यानी अगर मैं पिंक वाले लोगों की बात करूं तो जो पिंक वाले लोग, ये पिंक वाले लोग कितने हैं सर? ये पिंक वाले लोग 6 हैं, जो कि नियरेस्ट एटम्स होंगे, और जिनको कोऑर्डिनेशन नंबर से भी डिफाइन किया जाएगा। कुल मिला के कितने हैं? 6 हैं। इनकी आपस में दूरियां क्या हैं? तो सर साफ समझ में आता है, इस रेफरेंस एटम को अगर मैं रेफरेंस लेता हूं, इस पीले वाले एटम को, तो इससे सारे एटम्स ए डिस्टेंस पर लाई करते हैं, यानी एज लेंथ के बराबर की दूरी। ये देख पा रहे हो, एज लेंथ ए, इनकी जो दूरी है वो ए के बराबर। यानी अगर कोई कहता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट में नियरेस्ट एटम्स के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप बता दीजिएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट के अंदर नियरेस्ट एटम्स वो होते हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं, और सिंपल क्यूबिक यूनिट में टच करने वाले लोग कॉर्नर बॉल्स होती हैं, जो एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं, किसी भी एक कॉर्नर से लगे हुए जितने भी एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं जो ए डिस्टेंस पर है, सर दे विल बी नियरेस्ट एटम्स। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मैं नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करता हूं, यानी इस एटम से इससे थोड़ा सा और दूर कौन है, यानी ए डिस्टेंस से थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टेंस पर। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, फिर तो एकदम साफ समझ में आता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पर यह एटम। क्यों? क्योंकि सर यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, वो दूरी इस बार साफ दिखाई देती है सर, वो दूरी a√2 है। यानी यहां से लेके अगर यहां तक की दूरी की बात की जाए तो वो ए से थोड़ी सी ज्यादा है, एंड दैट इज a√2। और a√2 क्योंकि a से ज्यादा है, इसलिए ये एटम जो ग्रीन वाला एटम है वो इस रेफरेंस एटम से नेक्स्ट नियरेस्ट एटम माना जाना चाहिए। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम वो है जो ये ग्रीन वाले हैं, पहली बात, और उनकी दूरी कितनी है? a√2। यहां तक ठीक है। अब आता है उनके नंबर्स कितने हैं। उनके नंबर्स कैसे निकाले जाएंगे? बड़ा आसान है। वैसे तो क्योंकि तुमने देखा कि ये मामला 3 डायमेंशनल है, तो ये सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे पास एक जुगाड़ है। जुगाड़ ये है कि एक तो ये है कि तुम याद कर लेना, दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी की बात करें, क्योंकि 3 डायमेंशनल, इस ये वाला एटम होगा, उधर होगा, उधर होगा, इस यूनिट का वो a√2, समझ, बहुत सारे। लेकिन ऐसे में समझदारी ये कहती है कि अगर इस आदमी से इस तरफ a√2 डिस्टेंस पर कोई एक आदमी है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ इस आदमी से इस तरफ भी
ए रूट टू डिस्टेंस पर एक आदमी जरूर होगा, मानते हो? अच्छा, दूसरी बात, अगर इस तरफ एक आदमी है और इस तरफ एक आदमी है तो सर एक आदमी इस तरफ भी जरूर होगा, मानते हो इस बात को? सर एक आदमी इस तरफ भी जरूर होगा और इसी तरह से वो इस तरफ भी जरूर होगा। यानी कुल मिला के अगर मैं देखूं तो मुझे साफ दिखाई देता है कि जो हमारे नीरेस्ट एटम्स, जो नेक्स्ट नीरेस्ट एटम्स हैं, वो नेक्स्ट नीरेस्ट एटम कौन कौन से हैं? नेक्स्ट नीरेस्ट एटम मेरे ये वाले हैं, यानी यहां से ये इधर भी है और ये इधर भी है। यानी अगर मैं नीरेस्ट एटम्स की बात करूं, नेक्स्ट नीरेस्ट एटम की बात करूं, तो एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, ये चार लोग, समझ रहे हैं बात को? ये चार लोग नेक्स्ट नीरेस्ट एटम जो है वो हमारे ये चार लोग, ये चार लोग। और इनके आपस में दूरियां क्या है सर? इनके आपस में दूरियां जो है वो ए रूट टू। अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्लेन में मैंने चार लोग बनाए, एक प्लेन में, यानी ये मेरा कॉर्नर एटम है और इस कॉर्नर से एक प्लेन में एक क्रॉस बन रहा है। आप देख रहे हैं ये क्रॉस ऐसे और ऐसे। अगर ये इस प्लेन में एक क्रॉस बना तो सर एक प्लेन और भी है जहां क्रॉस बनेगा, समझ बात को? यानी वो एटम आपका बीच में है, इसको फिक्स कर दिया, इससे एक क्रॉस निकल रहा है इस प्लेन में, इस एटम से एक क्रॉस निकल रहा है इस प्लेन में, और इस एटम से एक क्रॉस निकल रहा है इस प्लेन में। क्योंकि तुम्हारे तीन प्लेन्स हैं, हर प्लेन में एक क्रॉस बनेगा, तो इसका मतलब अगर एक प्लेन में चार लोग आ रहे हैं तो तीन प्लेन्स में 12 लोग आएंगे, यानी कुल मिला के नेक्स्ट नीरेस्ट नेबर्स जो है वो 12 निकल के आएंगे। क्लियर है? और फिर बात आती है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नीरेस्ट नेबर्स। तो अगर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट नीरेस्ट नेबर की बात करते हैं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नीरेस्ट नेबर्स जो होंगे वो होंगे जो इससे भी ज्यादा दूरी पर एग्जिस्ट करते होंगे, और इससे भी ज्यादा दूरी पर जो एग्जिस्ट करने वाला आदमी है वो ये है। यानी अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नीरेस्ट नेबर की बात की जाए तो यहां से लेके यहां तक इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नीरेस्ट नेबर है। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ए रूट थ्री है। दिस इज बॉडी डायगनल, दिस इज ए रूट थ्री। अब अगर ये पूछता है कि ये ए रूट थ्री वाले कितने हैं तो साफ समझ में आता है सर, ये कॉर्नर बॉल 8 कमरों का कोना है, तो आठों कमरों के अंदर कोई ना कोई एक बॉडी डायगनल, आप समझ रहे हैं? जैसे ये कॉर्नर आइटम है तो ये कॉर्नर आइटम इस बॉडी डायगनल के लिए ए रूट थ्री है। इसी तरह से ये कोना किसी और कमरे का भी कोना है तो एक और बॉडी डायगनल होगा जो वहां जाके ए रूट थ्री मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ एक कॉर्नर बॉल क्योंकि 8 क्यूब्स को शेयर कर रही है, इसलिए हर क्यूब में एक ना कोई एक एटम ए रूट थ्री डिस्टेंस पर जरूर मिलेगा। इसका मतलब 8 एटम्स ऐसे होंगे जो ए रूट थ्री डिस्टेंस पर पाए जाएंगे। ये आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स होंगे। क्लियर है? यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने इसलिए इसको इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि भाई ये नेबर्स निकाले कैसे जाते हैं। वैसे तो कुछ बच्चे ये कहते हैं सर इतना कौन दिमाग लगाएगा, हम याद कर लेंगे। तो देखो मैं तो सजेस्ट नहीं करता है कि याद करो, क्योंकि इस तरह से विजुलाइज करने से आगे की चीजें और खुलती हैं। बट बाकी मर्जी तुम्हारी है, अगर तुम इसको याद करना चाहो याद कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से बेटर है कि आप इसको एक बार कमरे के अंदर बैठे इत्मीनान से बैठकर एक बार विजुलाइज करने की कोशिश करें कि अगर मैं किसी भी एक कॉर्नर एटम को रेफरेंस एटम मान लूं तो उसका नियरेस्ट एटम वो होगा जो ए डिस्टेंस पर है, और वो कितने होंगे? प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, यानी कुल मिला के 6। अगर उससे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात की जाए तो वो होगा जो ए रूट टू डिस्टेंस पर है, और ए रूट टू डिस्टेंस का मतलब होता है एक प्लेन में 4, तीन प्लेन में 12। और अगर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट की बात करें तो एक ऐसा एटम जो बॉडी डायगोनल पर एग्जिस्ट करता है, और एक कॉर्नर एटम के 8 बॉडी डायगोनल्स होंगे, मतलब एक कॉर्नर एटम्स से 8 बॉडी डायगोनल्स निकलेंगे जो आठों क्यूब्स के किसी कॉर्नर को टच करेंगे, यानी वो कुल मिला के 8 एटम्स होंगे और उनके आपस में दूरियां ए रूट थ्री। क्लियर? जेई ने अब सोचो सवालों का लेवल क्या क्या कर सकता। तुम ये बताओ, जिन बच्चों को इस चीज का आइडिया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो लेवल है आपका, जैसा लेवल मन करे वैसा पढ़ा सकते हैं, तो जिन बच्चों को इस चीज का आइडिया नहीं वो इस तरह के सवालों का जवाब कैसे देंगे कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट के अंदर वो नेबर्स, अब या एक सिंपल क्यूबिक यूनिट के अंदर अगर नियरेस्ट नेबर्स के बीच की डिस्टेंस 100 पिकोमीटर है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो ये इस सवाल का आंसर कौन दे पाएगा कि जब हमें ये पता हो कि नियरेस्ट नेबर्स सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, और सॉरी कितनी डिस्टेंस पर होते हैं ये हमें पता हो, और फिर वो ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी अगर ए हमें दे रखा है तो फिर ए रूट थ्री की वैल्यू पूछना चाहता है। यानी मुझे अगर ये पता ही नहीं है कि नियरेस्ट नेबर कौन है, कितने हैं, कितनी दूरी पर है, तो इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते आप।
सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस बात का सब लोग ध्यान देंगे। या इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है कि नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट नेबर्स के नंबर्स का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के नंबर्स का क्यूब। अरे समझ रहे हो, बकवास करने वाला, एडवांस वाला, सिर्फ डराने के लिए। आप समझ बात को, सिर्फ डराने के लिए, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, सिर्फ डराने के लिए। मान लीजिए इस तरह का कोई सवाल बना दिया जाए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट नेबर्स के नंबर्स, उनका स्क्वायर। समझ बात को, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का कोई सवाल बनाने की कोशिश की जाए तो वो किसी भी तरह से डराने की कोशिश कर सकता है। और ये सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसको बहुत क्लैरिटी है, बहुत सुंदर तरीके से उसने इन चीजों को पढ़ा रखा है। मान लीजिए वो कहे कि जो नियरेस्ट नेबर है हमारे पास, नियरेस्ट जो नेबर्स हैं हमारे, वो हमारे मान लीजिए ए है। हम सिंपल क्यूबिक यूनिट की बात कर रहे हैं भाई अभी, है ना, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर वो नियरेस्ट नेबर्स ए हैं और हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स मान लीजिए वो सवाल में कह रहा है बी, तो कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है फाइंड आउट कि ये एडवांस जैसा कुछ पैटर्न है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी प्लस बी रेज टू पावर ए। मान लीजिए सवाल आ गया, तो अब वही बच्चा कर पाएगा जिसको पता है, नहीं तो ऐसे खेलते कूदते रहेंगे। तो जो समझदार है, अब मैं वैल्यू वैल्यू तो नहीं निकालूंगा, लेकिन जो समझदार है वो समझता है कि जो ए है उसकी वैल्यू कितनी। सर ए नियरेस्ट नेबर है वो 6 होंगे, और जो हमारे बी है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स हैं वो 8 होंगे। क्लियर है, बात हुई हमारी। तो अगर अगर नियरेस्ट नेबर ए है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बी है, तो अल्टीमेटली जिसको ये बात पता थी वो खटाखट इस सवाल का आंसर निकाल लेगा। द आंसर इज एक्स इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 8 प्लस 8 रेज टू पावर 6। यार ये तो बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा, मतलब समझ लो, अब मतलब समझ लो ना। मैंने ये सोच के नहीं दिया, बट ऐसे ही करके कुछ सवाल बना सकता है। तो इस तरह का कोई भी सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 3, ऐसा मतलब आ गया जैसे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 3, या ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 2, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी करके सवाल बना सकता है। अगर आपको ए बी की वैल्यू पता है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमें ये नेबर्स याद रखने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? यही सेम कहानी बॉडी सेंटर की बात करते हैं। अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कैसे सर? बॉडी सेंटर यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसमें हर कॉर्नर पर एक बॉल है और बॉडी के बीचों बीच एक बॉल। समझिए बात को, हर कॉर्नर पर एक बॉल है जैसे अभी सिंपल क्यूबिक में था, और बॉडी के बीचों बीच एक बॉल। हमने कहा रे सर एक सेकंड, फर्क है सर। अगर आपने बॉडी के बीचों बीच उतनी ही बड़ी बॉल रख दी जितना कोने पर था, तो सर कोने वाली बॉल खुल जाएंगी सर, वो आपस में टच नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप 4 बॉल ऊपर और 4 बॉल नीचे रख के चिपका दें तो अंदर की तरफ एक छोटा सा गड्ढा बनेगा। वो छोटा गड्ढा होगा, अगर आप उस गड्ढे में उतनी बड़ी बॉल ठूसने की कोशिश करेंगे जो रखी गई है, तो वो ऊपर की चारों बॉल और नीचे की चारों बॉल खुल जाएंगी। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, बॉडी सेंटर यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें कॉर्नर पर बॉल रखी है और साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर एक बॉल रखी। लेकिन मजे की बात, कॉर्नर बॉल्स एक दूसरे को टच नहीं करती। अब देखो यहां दिखाया नहीं जा रहा, ये 3D है, लेकिन देख लो यहां पर दिखाई दे रहा है, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। ये कॉर्नर बॉल्स एक दूसरे को टच नहीं करती। क्लियर है ये वाली बात? तो फिर सर अगर कॉर्नर बॉल टच नहीं करती हैं तो कॉर्नर बॉल को सहारा कौन देगा? फुसफुस हो जाएगा सर, ये कॉर्नर बॉल तो हिलती रहेगी ना। जो बॉडी के सेंटर पर बॉल है वो कॉर्नर बॉल को टच करेगी। यानी क्या मतलब हुआ सर? 4 बॉल ऊपर है, 4 बॉल नीचे है, बीचों बीच एक बॉडी के सेंटर पे एक बॉल है, और वो बीचों वही बीच वाली बॉल, ऊपर की 4 बॉल उसके ऊपर टिकी हुई हैं और नीचे की 4 बॉल उसके साथ टिकी हुई हैं। यानी कोई ना कोई टच कर रहा है सर। लेकिन इस बार वो टच करने वाले लोग कौन से हैं सर? इस बार वो टच करने वाले लोग ये बॉडी डायगोनल। आप देख रहे हैं, ये सामने वाले बॉडी सेंटर की अगर मैं बात करूं, सॉरी सामने वाले कॉर्नर बॉल की बात करूं और बॉडी सेंटर की बात करूं और पीछे वाले कॉर्नर की बात करूं, तो ये तीनों लोग एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसी तरह से ये तीनों लोग भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दिखाया नहीं जा रहा, दिख नहीं रहा, लेकिन है ऐसा। आप समझ रहे मेरी बात को? यानी एक चीज क्लियर हो गई कि कॉर्नर बॉल्स एक दूसरे को टच करती हैं। अगर सॉरी, कॉर्नर बॉल्स और बॉडी के सेंटर वाली बॉल एक दूसरे को टच करती है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब इस बार ए और आर का जो रिलेशन है उसमें ए इज इक्वल टू 2r नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि ए इज इक्वल टू 2r तो तब होता जब कॉर्नर बॉल्स एक दूसरे को टच करती। तो एक चीज क्लियर हो गई। सबसे पहले इफेक्टिव की बात करते हैं। इफेक्टिव कितने आएंगे सर? देखिए कोने पर एटम्स है, कोने का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और जो बॉडी के अंदर है वो तो मेरा ही है। यानी कुल मिला के 8 बॉल्स 1/8 प्लस पूरा मेरा, यानी कुल मिला के इस बार इफेक्टिवली कितने एटम्स होंगे? 2।
जहां तक रिलेशन का सवाल है, क्योंकि कॉर्नर बॉल्स एक दूसरे को टच कर रही हैं, क्योंकि कॉर्नर बॉल बॉडी सेंटर और ये वाली कॉर्नर एक दूसरे को टच करती हैं, तो ये वाला आर देख रहे हो, ये वाला आर, ये वाला पूरा का पूरा 2r, दिस इज 2r एंड दिस इज आर, ये मिलाकर बॉडी डायगोनल है, यानी r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल, सो दैट इज 4r इज इक्वल टू a√3। याद है, क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है वो a√3 के बराबर होता है, ठीक है, यानी 4r इज इक्वल टू a√3। पैकिंग फ्रैक्शन का जहां तक सवाल है, दो गेंदों का वॉल्यूम अपॉन यूनिट का वॉल्यूम, दो गेंद कितनी है, 2 इंटू 4/3πr³ और यूनिट क्या है, a क्यूब। a की जगह r का रिलेशन तुम निकाल चुके हो, यहां पुट करो, खड़ाक से आंसर आएगा एंड दैट इज 0.68। क्लियर। अगर मैं वॉइड फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं तो वॉइड फ्रैक्शन की वैल्यू 1 में से माइनस करके 0.32 निकल के आती है। तो कम से कम ये चार बातें, प्लस आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी एक बॉल को कितनी बॉल टच करती, यानी एक तरह से देखा जाए तो आप नियरेस्ट एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे लास्ट अभी सिंपल क्यूबिक में आपने किया, यानी एक बॉल कितनी बॉल्स को टच करती है ये निकालने के लिए क्या करना चाहिए, एक बॉल जितनी भी लोगों को टच करती है ये निकालने के लिए आपको थोड़ा सा सोच लगानी पड़ेगी। सबसे पहले एक रेफरेंस बॉल लेनी पड़ेगी। सर वो रेफरेंस कौन सी ली जाए, देखो मेरा सजेशन है, मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है, रेफरेंस हमेशा एक कोने वाला लिया करो, एक कोने वाली बॉल को रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, और वो कितने बॉल्स को टच करती है सबसे पहले बताओ। तो ये वाली जो कोने वाली बॉल है वो किसको टच करती, सर इस बार कॉर्नर बॉल बॉडी के सेंटर वाली बॉल को टच करती। अच्छा, और ये कॉर्नर वाली बॉल कितने कमरों का कॉर्नर है, सर ये तो 8 कमरों का कॉर्नर है, तो आठों कमरों में कोई ना कोई बॉडी सेंटर पे बॉल होगी। बात समझ लो कि नहीं भाई, एक बॉडी सेंटर यूनिट ये है, एक बॉडी सेंटर ये, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, यानी किसी भी एक कॉर्नर बॉल को अगर मैं इस बॉडी सेंटर को टच करवाता हूं तो हर कमरे के बॉडी सेंटर को ये टच करेगी, उन कमरों की जिसका ये कॉर्नर है। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कुल मिला के एक कोना, क्योंकि 8 कमरों का कोना है तो आठों कमरों के बॉडी सेंटर को ये टच करेगी, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ये 8 लोगों को कोऑर्डिनेट करती है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8, यानी नियरेस्ट नेबर क्या है, 8। क्लियर है ये। इसी में अगर मैं नेबर्स की बात करूं तो तुम्हारे सामने है, आप अपने आप चेक कर सकते हैं। अगर आप नियरेस्ट नेबर्स की बात करते हैं तो नियरेस्ट नेबर जो निकल के आते हैं वो 8 निकल के आते हैं, और इनकी आपस में दूरी क्या होती है, सर नियरेस्ट नेबर की आपस में दूरी, सर कॉर्नर से बॉडी का सेंटर, सर बॉडी के सेंटर पे ही तो एक एटम था जिसको टच कर रही थी, तो कॉर्नर से बॉडी का सेंटर सर a√3 का आधा होता है, यानी ये कंफर्म हो गया, नियरेस्ट नेबर जो बीसीसी यूनिट के अंदर होते हैं वो 8 होते हैं और उनकी आपस में दूरियां a√3 का आधा होती। क्लियर है। फिर नेक्स्ट कौन आएगा सर, नेक्स्ट में कौन निकल के आएगा, नेक्स्ट में निकल के आएगा आपका इससे थोड़ा सा दूर आदमी, और इससे थोड़ा सा दूर आदमी कौन होगा, सर इस कॉर्नर बॉल का जो इससे थोड़ा सा दूर आदमी होगा वो होगा इसका एज के कॉर्नर, सर इसका जो नियरेस्ट कॉर्नर एटम्स है, यानी इस कोने का कोने वाला, ये तो टच कर रहे थे नहीं, वो सिंपल क्यूबिक में टच कर रहे थे, बीसीसी में कॉर्नर बॉल टच नहीं कर रही थी, यानी नियरेस्ट वाला इसका बॉडी सेंटर होगा, लेकिन जो नेक्स्ट नियरेस्ट होगा वो कोने वाला होगा, और कोने वाले कैसे निकाले जाते हैं, +x - x +y - y +z - z, यानी कुल मिला के कितने निकल के आते हैं, 6, और उनकी आपस में दूरियां क्या होती हैं, a। क्लियर है, समझ पा रहे हो। यानी अगर मैं इसका भी एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, मैं ये सिर्फ इसी का बनाऊंगा, एफसीसी में तुम्हें अपने आप सोचना पड़ेगा, ठीक। तो अगर मैं इसका भी एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए ये एक आपका यूनिट है, ये एक यूनिट, ठीक है, एक बीसीसी यूनिट बना लेते हैं, इस बीसीसी यूनिट के किसी एक एटम को देखते हैं, ये वाला, ये रेफरेंस हो गया हमारा, है ना। तो अब इस रेफरेंस के लिए अगर मैं सोचूं तो जो नियरेस्ट है वो तो मैं समझ गया, नियरेस्ट वाले कितने होंगे, नियरेस्ट वाले ये होंगे, जो बॉडी के सेंटर पर है ये वाला, ये नियरेस्ट है, और इस तरह के कितने होंगे सर, आठों कमरों का को ये टच कर रहा होगा, तो ये हमारा नियरेस्ट आ गया, है ना, ये हमारा नियरेस्ट आ गया। कैसे लिखें, ये हमारा नियरेस्ट आ गया, है ना। फिर किसका नंबर आएगा सर, उसके बाद आएगा नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होगा सर, नेक्स्ट नियरेस्ट वो होगा जो इससे यहां पर है सर, जिसको ये टच नहीं कर रहा, समझ रहे बात को, ये हमारा नेक्स्ट नियरेस्ट हो गया, और इनकी दूरी क्या हो गई, ए। उसके बाद कौन आ गया सर, उसके बाद आ गया हमारा मान लीजिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा सर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर सर ये वाला होगा जो a√2 डिस्टेंस पर, ये जितने भी a√2 वाले,
अच्छा, ये ए रूट 2 वाले कैसे निकाले जाएंगे सर? वही अभी आपने बताया था सर, ए रूट 2 इधर है, 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 यानी एक क्रॉस बनेगा। और अगर क्रॉस बनता है तो एक प्लेन में 4 और 3 प्लेन में 12 निकल के आएंगे, यानी नेक्स्ट हो गया हमारा ये वाला। क्लियर है ना? समझ रहे हो बात को? ये क्रॉस समझ में आ रहा है? ये ऐसे करके क्रॉस बनता था, अभी हमने बनाया था। तो ये क्रॉस बनेगा जिसमें एक प्लेन में 4 है, इस प्लेन में 4 है और इस प्लेन में 4 है, यानी 12 हो जाएगा। सबसे अच्छा है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे अच्छा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ये ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। वो कहते हैं इसके बाद जो होगा वो तो ए रूट 3 होगा, इसमें क्या सोचना है भाई? ए रूट 3/2 आ गया, ये आपका ए रूट 3/2 आ गया। उसके बाद ए आ गया, उसके बाद ए रूट 2 आ गया, फिर क्या बचा सर? उसके बाद ए रूट 3 बचा, और कौन बचा? बिल्कुल सही। लेकिन ए रूट 3 से पहले अगर कोई एटम है इससे ज्यादा करीब, ए रूट 3 से ज्यादा करीब, तो उसको नेबर माना जाएगा ना, और वो होगा बगल के कमरे का बॉडी सेंटर। मेरी बात समझ रहे हो? यानी वो होगा बगल के कमरे का बॉडी सेंटर। ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, एक बार समझने की देखना। ये बगल के कमरे का बॉडी सेंटर अगर बन गया तो बगल के कमरे का बॉडी सेंटर ये आपका क्यूब है। अब बगल के कमरे के बॉडी सेंटर पे चलते हैं। ये है बगल के कमरे का बॉडी सेंटर, ये इसकी बात हो रही। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब ये कितनी दूरी पर, ये दूरी निकालने पड़ी फिर, यहां से लेके यहां तक, और ये डिस्टेंस कौन सी है? डिस्टेंस ये वाली। और अगर आप ये डिस्टेंस देखेंगे तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस लगा के, ये ए रूट 11/4 निकल के आएगी। दिस ए रूट 11/4। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए पाइथागोरस लगा के, बहुत आसान है सर। यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है? यहां से लेके ए, बी और सी ले लेते हैं। तो जो ए बी है, अपने आप चेक करना भाई, पढ़े लिखे आदमी हो तुम, ए बी जो है वो ए प्लस ए/2 होगी, दैट इज 3a/2। सही है एकदम, हाँ। और जो हमारा बीसी है ये हमारा 90 डिग्री है ना। तो जो बीसी है वो कितना है? पाइथागोरस लगाने के लिए बीसी भी पता होना चाहिए। तो ये जो बीसी है वो कितना होगा सर? आप एज के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक आ रहे हैं, एज के सेंटर से बॉडी का सेंटर। सर एज के सेंटर से बॉडी का सेंटर मतलब आप एक साइड के, एक फेस के डायगोनल पर चल रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप अगर ऐसे उतर रहे हैं तो इसका मतलब आप फेस के डायगोनल के अलॉन्ग उतर रहे हैं। फेस का डायगोनल भी ऐसे उतर रहा है और आप भी ऐसे उतर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो डिस्टेंस होगी ये वही डिस्टेंस होगी जो ये डिस्टेंस है। मेरी बात समझना, ये दोनों डिस्टेंस है। एंड दिस डिस्टेंस इज, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो फेस डायगोनल का हाफ है। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? ये ए रूट 2/2 है। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए बीसी की वैल्यू भी कितनी है? ए रूट 2/2। अगर मैं ए बी और बीसी को यूज करके पाइथागोरस लगाऊं तो मुझे समझ में आता है कि जो एसी का स्क्वायर होगा, या एसी ले लेते हैं, जो एसी की वैल्यू हो है वो अंडर रूट ऑफ कितनी निकल के आएगी? दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें, ये ए रूट 11/4 निकल के आता है, दैट इज ए रूट 11/2। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये बड़ा खूबसूरत है। अब क्या ये ए रूट 11/4 ए रूट 3 से छोटा है? हाँ सर, ए रूट 11/4 ए रूट 3 से छोटा है। इसलिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में ए रूट 3 वाला आदमी ना आकर ए रूट 11/4 वाला आदमी निकल के, या ए रूट 11/2 वाला आदमी निकल के आएगा। सर ये हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा, जो कि इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर मुझे कोई शक नहीं है, उसके बाद सर आपको जो रखना रख लीजिए। उसके बाद सर आपका यही वाला आइटम होगा जो इसको, ये वाला। उसके बाद सर यही वाला आइटम होगा जो इससे ए रूट 3 डिस्टेंस पर होगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है सर, दिस इज ए रूट 3। और ये कितने होंगे सर? इसमें कोई शक नहीं सर। एक कमरे का एक ए रूट 3, 8 कमरों का ए रूट 3, ए रूट 3, ए रूट 3, ए रूट 3, ए रूट। समझ बात को? यानी ये कॉर्नर बॉल 8 कमरों का कोना है, तो 8 कमरों के अंदर एक एटम बॉडी डायगोनल ए रूट 3 उसको मिलेगा। यानी कुल मिला के कितने बनेंगे? ये 8। अच्छा, ये 24 कैसे आए ये सोच लेते हैं। जब आप इधर की तरफ चलेंगे तो आप इस कमरे के बॉडी सेंटर पे आ सकते हैं, तो आप फिर उस कमरे के बॉडी सेंटर पे भी जा सकते थे, जो पीछे वाला कमरा। जरा समझना बात को, आप पीछे वाले कमरे के भी बॉडी सेंटर तक जा सकते थे। हाँ सर, जा तो सकते थे पीछे वाले कमरे के बॉडी सेंटर तक। इसी तरह से आप ऊपर वाले कमरे के बॉडी सेंटर पर भी आ सकते थे। समझने बात को? यानी इस कमरे के जो ऊपर वाला कमरा है उसके ऊपर वाले बॉडी सेंटर और उधर वाले बॉडी सेंटर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी आप इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? पहले आप ए डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, फिर आप a/2 डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो आप यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, ए और a/2।
यानी ए बी कितना हो गया, ए बी इज ए प्लस ए बाई टू। तो पहले आप ए चले फिर ए बाई टू चले, तो आप यहां पहुंच गए, ठीक है। ये ए चले ए बाई टू चले, आप यहां पहुंच गए। उसके बाद आपने क्या किया सर, उसके बाद मैं बॉडी सेंटर पे चला गया, ये देखिए ये वाला बॉडी सेंटर, यहां आने के बाद खड़ाक से बॉडी सेंटर पे चला गया, ठीक है। यानी यहां पर आने के बाद मैं यहां बॉडी सेंटर पे चला गया। यहां क्यों गए, इधर चले जाते। हाँ सर बिल्कुल जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था, वो भी डिस्टेंस सेम होगी। अच्छा यहां क्यों नहीं गए, इधर भी एक बॉडी सेंटर होगा। हाँ जा सकता था। इधर क्यों नहीं गए, इधर भी एक बॉडी सेंटर होगा। बिल्कुल सही। यानी कुल मिला के दो इधर और दो नीचे। यानी जब आप इस डायरेक्शन में गए, इधर 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 इधर, कुल मिला के आपको चार लोग मिलते हैं जो ए रूट 11/4 डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं। और वो अगर इस डायरेक्शन में चार हैं तो पीछे की तरफ भी चार मिलते, दाएं तरफ भी चार मिलते, बाएं तरफ भी चार मिलते, ऊपर भी चार मिलते और नीचे भी चार मिलते। यानी हर डायरेक्शन में आपको चार 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 मिलते, यानी कुल मिला के 24 मिलते। एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में चार, माइनस एक्स डायरेक्शन में चार, प्लस वाई में चार, माइनस वाई में चार, प्लस जेड में चार, माइनस जेड में चार, यानी कुल मिला के आपको 24 इस तरह के एटम्स मिलते हैं जो ए रूट 11/4 डिस्टेंस पर या ए रूट 11 होल डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे ये नहीं समझ पाते और इसका आंसर जो है वो गलत लिख के आते हैं। तो सब लोगों को ये सजेस्ट कर रहे हैं हम कि आप इसको याद करने की कोशिश करें। क्लियर है? तो सब लोग इसको जरूर याद करने की कोशिश करें, ये इंपॉर्टेंट है। समझने की कोशिश करोगे, एक बार समझोगे तो ये समझ में भी आ जाएगा। और क्योंकि दो मैंने सिखा दिए, सिंपल, क्यूबिक और बॉडी सेंटर, तो आप कोशिश करिए कि फेस सेंटर को अपने आप समझने की कोशिश करें। तो जो फेस सेंटर यूनिट की अगर आप बात करें तो ये भी हमारी सेंटर्ड यूनिट है, क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट है, जिसमें नाम से भी लग रहा है कि हर एटम जो है कोने पर तो है ही, है ना, कोने पर तो एटम है ही, साथ ही साथ फेस के सेंटर पर भी एक एटम। क्यूब के आजकल 6 फेजेस होते हैं, समझ बात को। तो अगर कोई क्यूब है तो आजकल उसके 6 फेजेस लिए जाते हैं, उन 6 फेजेस के सेंटर पर भी एक एटम। यानी आप सोचिए, आपने एक क्यूब बनाया, एक क्यूब है, यूनिट, एक यूनिट क्यूब है, उसके हर कोने पर एक एटम है और फेस के सेंटर पर भी एक एटम। सर एक सेकेंड, अगर हर कोने पर एक एटम है और कोने वाले एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो फेस के सेंटर पर इतनी जगह नहीं होगी कि आप उतना ही बड़ा एटम रख सकते हैं। अगर आपने वो एटम ठूसा तो कॉर्नर एटम्स खुल जाएंगे, यानी इस बार भी कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करते। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो फिर सहारा कौन देता है सर? सर सहारा देते हैं इस कॉर्नर को ये वाला फेस सेंटर, इस फेस सेंटर को ये वाला कॉर्नर, लेकिन कॉर्नर बॉल्स एक दूसरे को टच नहीं करती। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी कॉर्नर बॉल्स एक दूसरे को टच नहीं करती, ये हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट होगा। हर फेस के सेंटर पर भी एक एटम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। तो अगर ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये है आर, ये है 2r और ये है r, ये मिलाकर, पूरा मिलाकर फेस डायगोनल होगा। और फेस डायगोनल अगर तुम्हें आइडिया हो तो अभी हमारी बात भी हुई थी, फेस डायगोनल यहां से लेके यहां तक कितना होता है सर? ये जो फेस डायगोनल है ये a√2 होता है। जो फेस डायगोनल है वो a√2 होता है, यानी कि r 2r प्लस r दैट इज 4r इज इक्वल टू a√2। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मैं r और a का रिलेशन देखूं तो 4r इज इक्वल टू a√2 के बराबर होता है। क्लियर है? अगर मैं रैंक निकालता हूं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालता हूं, सर क्या सर? हर कोने वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन आधा होता है, आधा इधर आधा उधर, यानी 6 फेसेस का आधा 3 और कोने वाले का ओवरऑल 1, यानी कुल मिला के 1 + 3 4, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या निकल के आते हैं? 4 निकल के आते हैं। क्लियर है? अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं 4 बॉल्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट, ए की जगह आर का रिलेशन इस बार ये वाला रखा जाएगा। बहुत सारे सवाल एडवांस लेवल पर भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ये रिलेशन बीसीसी का, सिंपल क्यूबिक का और एफसीसी का, ए और आर का रिलेशन जरूर याद रखना है। ठीक है? और जहां तक वॉइड फ्रैक्शन का सवाल है सर, क्लियर है सर? वॉइड फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज 0.26। सो दिस इज अ क्लोज पैकिंग सर, दिस इज 74% पैकिंग। इससे पहले बीसीसी 68% था और सिंपल क्यूबिक 52% था। सो दिस विल बी अ क्लोज पैकिंग, इसमें कोई शक नहीं। सरफेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट इज अ क्लोज पैकिंग। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर का जहां तक सवाल है, किसी भी एक एटम को कितने एटम्स टच करते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है और मुझे ऐसा लगता है कि ये नियरेस्ट एटम से ही निकाला जाता होगा। तो मैं नियरेस्ट एटम्स की अगर बात करूं तो नियरेस्ट एटम्स जो होंगे वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेंगे। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं किसी भी एक को रेफरेंस ले लूं, अगर तुम्हें आइडिया हो, हम एक पीछे वाले को मान लो रेफरेंस ले लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस। तो वो एटम जिसको ये टच कर रहा है सर, वो तो फेस सेंटर है, हाँ ये वाला, लेकिन सिर्फ समझाने की बोल रहा हूं, ये वाला फेस सेंटर, समझ रहे हैं? ये दोनों सेम ही है भाई, ये भी इसको भी टच करेगा। तो ये फेस सेंटर, सिर्फ समझाने के लिए। सर एक ऐसे बनेगा, सर एक ऐसे भी होगा। मेरी बात को समझे?
वही वाली कहानी सर, एक ये वाला फेस का सेंटर, ये कॉर्नर है, ये वाले फेस का सेंटर, एक उधर वाले फेस का सेंटर, एक इधर वाले फेस का सेंटर, एक, यानी एक प्लेन में 4। और अगर एक प्लेन में 4 तो 3 प्लेन में 12, यानी नियरेस्ट एटम्स या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12। और मेरा सजेशन ये है कि ये अपने आप चेक करोगे। इसमें इंपॉर्टेंट फिर से मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। जनरली बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं और जनरली बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप समझना कि मैंने नेबर्स में ये कौन से एटम्स इंक्लूड किए हैं, इनको समझने की कोशिश करना। क्लियर है? यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट के बारे में मुझे इतनी इंफॉर्मेशन, पैकिंग फ्रैक्शंस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन, या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन अगर हो गई तो अब मैं जेई में आने वाले एडवांस लेवल के उस कैटेगरी के सवाल डिस्कस कर सकता हूं। चलिए सर शुरू करते हैं। जैसे कि चलिए एक बात इसको भी निपटा देते हैं, दैट इज डेंसिटी। अब मुझे नहीं लगता इसमें सब डेंसिटी, 8वीं 6ठी क्लास से सर डेंसिटी डेंसिटी चल रही है, आज कुछ नया थोड़ी ना कर दोगे। बिल्कुल सही, मैं कुछ नया नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला लिखूंगा जो पहले से लिखते चले आ रहे हो, दैट इज डेंसिटी ऑफ एनीथिंग, सारी दुनिया जानती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये कंफर्म हो गया, यानी अगर आपको किसी यूनिट की डेंसिटी निकालनी है तो आप यूनिट का मास निकालिए, मास ऑफ यूनिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट। क्लियर है? ये आप यूनिट का मास और यूनिट के वॉल्यूम को आपस में डिवाइड करके उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो अब सर मास कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, अगर एक यूनिट में कितने एटम्स हैं ये आपको पता चल जाए, हाँ सर वो तो हम निकाल लेते हैं, और एक एटम का मास कितना ये पता चल जाए, यूनिट का मास आ जाए। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, अगर एक यूनिट में कितने एटम्स हैं ये पता चल जाए तो मैं मान रहा हूं कि एक यूनिट में Z एटम्स, Z इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट, मैं अभी लिख दूंगा, ठीक, इनटू एक एटम का मास। सर एक एटम का मास कैसे निकलेगा? उस एटम के मोलर मास को अगर अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो एक एटम का मास आ जाएगा। बिल्कुल सच कह रहे हैं सर आप, m/Na। बहुत बढ़िया सर, दिस इज द मास ऑफ वन एटम। सो व्हाट इज दिस जो अभी मैंने लिखा, ये क्या है सर? जितना अभी आपने लिखा, दिस इज एक्चुअली मास ऑफ द यूनिट। व्हाई? बिकॉज इन अ यूनिट यू हैव Z atoms and one mass of one atom is m/n, so ultimately this is the mass of unit divided by volume of the unit। और दुनिया जानती है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट इज, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट इज ए क्यूब। अगर आप क्यूबिक यूनिट की बात कर रहे हैं तो दिस इज ए क्यूब। तो अगर मैं यहां पर अगर समझने की कोशिश करूं तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि इतना हिस्सा तो है मास ऑफ यूनिट, मास ऑफ यूनिट, और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट। और मास बाय वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी होती है। यहां पर सारी बातें लिख सकते हैं। व्हाट इज Z? Z इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। व्हाट इज M? M is the molar mass of the substance जो कि ये यूनिट बना रहा है। What is Na? हमारा आदमी है अवोगाड्रोस नंबर, और A क्या है? एज लेंथ ऑफ द यूनिट। क्लियर है? तो अगर मुझे कभी भी डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो मैं सिंपल मास बाय वॉल्यूम करके डेंसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। और जेई ने, मैं आपको बताऊं, एक आध सवालों को अगर मैं छोड़ दूं, एक आधे सवाल बस, समझ रहे हो, एक आधे मतलब तो नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट सारे सवाल जितना भी मुश्किल बनाने की उसने कोशिश की, जितना भी, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे पूछता है, डेंसिटी, मैक्सिमम सवाल। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि उस बेवकूफ को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि डेंसिटी के अलावा 36 तरीके और हैं सवाल पूछने के। तुम हर बार मास बाय वॉल्यूम पूछ लेते हो, उसी में खुश हो जाते हो, डेंसिटी निकलवा लेंगे, ये कैलकुलेशन करवा लेंगे, एंगस्ट्रॉम में दे देंगे, पिकोमीटर में पूछ लेंगे, पिकोमीटर में देकर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी दे देंगे, बच्चा पिकोमीटर में सेंटीमीटर में नाचता रहेगा। अरे हमारे एडवांस के बच्चे भाई ये इको पिको में थोड़ा घूमते रहते हैं, बात समझ रहे हो बात को? उनको कुछ घुमाओ, परेशान करो कि एक एटम ने बीसीसी यूनिट बनाई है, अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस दे रखी है तो बताइए, अगर वही एटम एफसीसी यूनिट
बना था तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस क्या होती? ये है हमारे सवाल सर। आप 36 तरह के सवाल बना सकते थे सर, आप अभी भी उन्हीं में घूमते फिरते रहते हैं। क्या तरीका? वही तरीका ये है क्योंकि नहीं बने हैं इसलिए बनने की उम्मीद है। तुम्हारे में बनेंगे कि नहीं ये नहीं जानता, बट आगे आने वाले समय में उनके पास नए सवाल बनाने का स्कोप तो है। और मुझे बड़ी हैरानी है कि मैं ये उम्मीद भी कर रहा था कि लास्ट ईयर, क्योंकि 1-2 साल ही हुए हैं ये एडवांस और जेईई ने कुछ-कुछ सिलेबस में चेंज किया। तो मुझे बड़ी हैरानी है कि लास्ट ईयर भी जेईई ने सॉलिड स्टेट पर कुछ खास बात ही नहीं की। मुझे ऐसा लगा कि भाई क्योंकि टॉपिक बड़े हैं, बटे हैं, तो उसको सॉलिड स्टेट पर सवाल बनाने चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चे को डिस्टिंग्विश करना चाहता है तो वो ऐसा सवाल देना जिस बच्चे ने मेंस की तैयारी में उसको नहीं पढ़ा, तो देखते हैं एडवांस की तैयारी में उसने उसको कितना पढ़ा है, तो उसको इस टॉपिक पर अच्छे सवाल पूछने चाहिए। तो लेकिन पिछले 1-2 सालों में उसने ऐसा भी नहीं किया, लेकिन बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये वो फैक्टर जरूर होगा जो बच्चों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करेगा, एक दूसरे से जुदा करेगा कि उन्होंने एडवांस लेवल पर इन टॉपिक्स पर भी कितनी मेहनत की। बात समझ रहे? तो ठीक है, अब जो भी उस सोच है वो मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, लेकिन ये कि हमारे पास स्कोप है इस पर अच्छे सवाल बनाए जाने। ठीक है, चलिए सर अब जरा बात करते हैं फटाफट, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए ये जैसे जेई में 2010 में उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, 2010 में मान लीजिए उन्होंने सवाल पूछा था, अब हम कर सकते हैं, है ना, अब हमें समझ में आता है। और तुम्हें भी खुद ही करना है। करो एक बार। बिल्कुल आसान है। अरे ये पढ़ लेना भाई, ये 2 डायमेंशनल है। तो अगर 2 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम के चक्कर में मत पड़ना, एरिया से काम चलाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी अगर मान लीजिए वो कहता है कि भाई साहब मुझे बताइए कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा एरिया ऑफ इफेक्टिव, क्या बोले, सर्कल्स। 2 डायमेंशनल है तो सर्किल ही बोल देते हैं। एरिया ऑफ इफेक्टिव सर्कल्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब आप एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया कितना है पहले ये देख लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव एटम्स कितने हैं। तो देखो एक चौथाई सर्किल ये है, एक चौथाई सर्किल ये है, एक चौथाई ये है। डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं बना है, एक चौथाई ये है और ये पूरा है। यानी ये सारे एक चौथाई मिलकर कितने हो गए, 1, और एक पूरा यानी 2 है इफेक्टिव। तो दिस इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। मानते हो बात को? दिस इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ यूनिट। यूनिट का एरिया क्या है सर? यूनिट आपका स्क्वायर है सर, और अगर यूनिट आपका एक स्क्वायर है तो फिर ऐसे में स्क्वायर का एरिया एज लेंथ का स्क्वायर निकलता है। तो अब आप देख लीजिए आप कैसे करेंगे, वो अपने आप समझ लीजिए। इसका स्क्वायर, एज लेंथ हमारा ए है ना, तो इसका स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो आप एज लेंथ चाहे तो निकाल लीजिए। जैसा तुम यार गणित के स्टूडेंट हो, अब तुम्हें हम क्या सिखाएंगे इस बारे में, तुम अपने आप भी समझ सकते हो। ये आपका एज लेंथ यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहां से आप एज लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी हमारा एज लेंथ निकल के आता है, यहां से आप एज लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, और यहां से एज लेंथ कैलकुलेट करने के बाद अपना काम चला लीजिए। तो अगर आप एज लेंथ निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा जरा बताना। ये आर हो गया, ये 2r हो गया, ये 4r, यानी 4r इज इक्वल टू, अलग से लिख लेते हैं, 4r इज इक्वल टू a√2। ये ठीक है ना। अगर एज लेंथ को मैं ए ले लूं, दिस इज सपोज ए, तो अगर मैं एज लेंथ को ए ले लूं तो ये भी हमारा ए है ना, समझते हो ना, ये भी हमारा ए। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। ठीक है ये, और ये हमारी वैल्यू कितनी है सर, और ये यहां से भी आ रहा, मतलब अब कैसे समझाएं तुम्हें, जैसे करना है ऐसे कर लो यार, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। तो अब ये हमारा ए है, ये ए है, तो ये हमारा a√2 होगा, एंड दैट a√2 विल बी 4r। तो इससे आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो a आ जाएगा वो आ जाएगा 4r बाय √2। तो हम यहाँ a स्क्वायर जो आपका एरिया ऑफ द यूनिट सेल है, दैट इज a स्क्वायर, उसकी जगह क्या रख सकते हैं, उसकी जगह रख सकते हैं 4r डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर।
क्लियर है ना, 4r/√2 का स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो एक बार फटाफट ऐसे ओरली सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2πr, इसको तमीज से लिख देते हैं पहले, 2πr² डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा 16r², बल्कि और तमीज से लिख देते हैं, नीचे 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो दिस इज 8r²। बस खत्म हो गया सर। अब आप इसको माइनस खटा दीजिए। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए आंसर तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो ये पॉइंट में आएगा। तो अभी हम पॉइंट में फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना, तो पहले पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज π/4, ये π/4 आ जाएगा। क्लियर, π/4 को अगर आप सॉल्व करें, मैं एक बार करके देख लेता हूं, π/4 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो दिस इज 3.14 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 78.785 आ रहा है। दिस इज 0.785। तो अगर आप परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, तो दिस इज 78.5%। ये आपका आंसर आ जाएगा 7। क्लियर, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, जही ने पूछा है, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछ सकता है। तो मान लीजिए इससे रिलेटेड वो ये पूछ ले, तो वो पूछ चुका है, ये हमसे पूछ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं, बढ़िया सवाल बनेगा, खूबसूरत सवाल। अब इसको तुम्हें खुद करना पड़ेगा। आंसर मैं तुम्हें बता देता हूं, आंसर इसका 0.9 के आंसर 0.9 के आसपास निकल के आएगा, और इसको खुद से कर सकते हैं आप। बिल्कुल वही वाली कहानी होगी, अब बिल्कुल जेई का एडवांस लेवल का बड़ा खूबसूरत सवाल होगा। सर इस बार भी वही है सर, जितनी बॉल्स हैं और साथ ही साथ यूनिट का वॉल्यूम, और इस बार यूनिट का जब मास एरिया निकालेंगे तो सर ये 2 डायमेंशनल एरे है, यूनिट का एरिया निकालने के लिए आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का स्क्वायर 6 गुना करना पड़े। मेरी बात सब लोग समझ रहे, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैं एक बार रफली तुम्हें बता सकता हूं। अगर मैं फ्रैक्शन, अब यहां एफिशिएंसी है, चलो तुम आंसर देख लेना, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज में लिख देना, और अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में लिख देना। तो ये आ जाएगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, कितने एटम से जरा चेक कर लेते हैं। तो सर जो कितने एटम से अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सर ये वाला 1/3 है पूरे एटम का। आप समझते हैं बात को, पूरे एटम का 1/3 ये है, 1/3 ये है, 1/3 ये है, पूरे एटम का 1/3 ये है, पूरे एटम का 1/3 ये है, और पूरे एटम का 1/3 ये है। यानी कुल मिला के देखें तो 1/3 इंटू 6, यानी 2 एटम तो ये हो गए, और पूरा का पूरा मेरा एक एटम ये अंदर, पूरा का पूरा, यानी कुल मिला के 3 एटम्स हैं। यानी समझ रहे बात को, यानी 3 एटम्स का जो एरिया है दैट इज πr² डिवाइडेड बाय आप एरिया ऑफ द यूनिट, और एरिया ऑफ द यूनिट इज 6 इंटू √3/4 इंटू a²। क्लियर, और a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू एकदम साफ समझ में आती है, एज जो आपने लिया है इसका हेक्सागन का, ये a, ये कितने के बराबर है सर, ये 2r के बराबर। मानते हो बात को, दिस इज 2r, वाई, बिकॉज दिस इज r एंड दिस इज r, और ये दोनों मिलके क्या बन गए h। तो इसका मतलब ये हुआ r r मिलके अगर 2r बन रहा है, तो आप a की जगह 2r रख सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट सर, दिस इज 3πr² डिवाइडेड बाय 6 इंटू √3/4, और a की जगह क्या आ जाएगा 2r का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए, ये 0.9 के आसपास मिल जाएगा। क्लियर, क्लियर है, एक बार करके देख लेना, कहीं हो सकता है मुझसे गलती ना हो गई हो। तो तुम्हें अब अपने आप ही करना सारी चीजें। तो अल्टीमेटली सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि बॉल्स जो जो 2 डायमेंशनल अगर सिस्टम है तो एरिया से काम चलेगा, 3 डायमेंशनल सिस्टम है तो वॉल्यूम से काम चलेगा, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है, चलिए सर और स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये 2002 में पूछा गया सवाल, पुराना सवाल, बढ़िया सवाल एकदम, ठीक आसान सा एकदम। क्या जानना चाह रहा है, अब कुछ नहीं जानना चाहता, बड़ी आसान सी बात कर रहा है सर। A substance AXBY crystallizes in a face-centered cubic lattice. Face-centered, अच्छा, कौन कहां है जरा चेक करते हैं। वो कह रहा है कि which in which, कौन कहां है, atoms A occupy each corner and atoms B occupy center of each face।
ठीक है, यानी क्या है मामला? बिल्कुल सीधा। मैं इस सवाल में इसलिए इतना समझ रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत आसान है। अब मैं चाह रहा हूं, पहला सवाल है इसलिए बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें ये। ए जो है वो कहां है? ए है हमारा ऑक्यूपाई ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर। तो ये बता सकते हो अगर ए ईच कॉर्नर पर है तो इफेक्टिवली ए यूनिट के अंदर कितना है? सर 8 कॉर्नर है और इफेक्टिवली है हमारा 1। यानी इफेक्टिवली ए कितना है? इफेक्टिवली ए 1। ठीक, अच्छा बी पर आते हैं। बी कहां है? बी है ईच फेस सेंटर पर, ईच फेस सेंटर। ठीक है भाई, और फेस के सेंटर कितने हैं? 6, और कंट्रीब्यूशन आधा। याद है फेस का सेंटर आधा अंदर आधा बाहर, तो इसका मतलब ये हो गया आपके 3। यानी कुल मिला के जो मुझे फॉर्मूला समझ में आता है वो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है A1 और बी के 3। ये हमारा फॉर्मूला है। अब जो भी निकालना है, क्या निकालना है? फेस द क्यूब आइडेंटिफाई द कॉम्पोजिशन AXBY। तो AXBY इज A1B3। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल एकदम। सिर्फ सिंपल सवाल इसलिए ऐसे पूछ रहे हैं। ठीक, आगे हम और मुश्किल बात कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब ये देखिए, ये भी है मैच द कॉलम पे सवाल बनाया जा सकता है। आप इसको एक्सपेक्टेड सवालों की कैटेगरी में डाल लीजिए। बहुत मुश्किल से सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने चीजों को समझा है और जो ये बातें कर सकते हैं। दैट इज 2025 का ये एक्सपेक्टेड सवाल मान सकते हैं। तो मैंने कहा भाई क्या है इसके अंदर, जरा चेक कर लीजिए। तो अब देख लीजिए ए क्या हो सकता है। सर ए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तुमने याद किया है, तुम अपने हिसाब से समझ सकते हो। नियरेस्ट पार्टिकल बीसीसी के अंदर अगर आप बात करते हैं तो वो A√3/2 होता है। अब ये तुम्हें अपने आप मैच करना है, तुम्हें सारी चीजें बता चुकी हैं। ये तुम होमवर्क ले लो और इसको होमवर्क में अपनी चीजों को मैं इसलिए नहीं कराना चाहता हूं बिकॉज मैं ये चाह रहा हूं कि तुम या तो उनको याद कर लो, है ना, जो मैंने बताया, या फिर उनको समझ लो, उसके बाद इसको कर लो। बात समझ रहे हो? तो मैं नहीं ये चाहता, मुझे तो आंसर समझ में आता है कि सर जो बीसीसी का नियरेस्ट एटम्स होते हैं वो A√3/2 से मैच कर जाएगा। ए जो होता है वो सिंपल क्यूबिक का नियरेस्ट होता है, या फिर एफसीसी का नेक्स्ट नियरेस्ट होता है। कुछ कुछ भी समझ, तो ऐसे कुछ 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 करके लिंक कर सकते हैं। बट ये अच्छा सवाल होगा, ये सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसको सारी बातें पता है। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट इन एफसीसी कितना? A√2/2, दैट इज A/√2। सर ये A/√2 हो गया। यानी आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो हमारा आदमी है, ये R जो है वो A/√2 से मिल जाएगा, और डिस्टेंस नियरेस्ट बीसीसी का वो इससे मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और अगर आप सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक के नियरेस्ट आपके नियरेस्ट की बात, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट, सॉरी, नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होता है? नेक्स्ट नियरेस्ट, सर नियरेस्ट ए होता है, नेक्स्ट A√2 वाला होता है, वही एक प्लेन में 4 वाला। तो जो नेक्स्ट नियरेस्ट है वो A√2 वाला होता है। अरे वाह, ये तो सीधे सीधे मैच कर गया। सिंपल क्यूबिक हो गया। फिर डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट इन बीसीसी। बीसीसी में नेक्स्ट नियरेस्ट, सर बीसीसी में नियरेस्ट होता है A√3/2 और नेक्स्ट नियरेस्ट ए के बराबर होता है। यानी अगर आप नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करें तो वो ए मैच कर जाएगा। तो ऐसे करके ना अपने हिसाब से समझना जरा बात को, अपने हिसाब से इसका आंसर मैच कर लेना, सारे आंसर मस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ पाए बात? अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट पार्टिकल, अरे सर वो तो सीधे सीधे होते ही। सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट एटम जो है वो एक दूसरे के कॉर्नर एटम्स होते हैं, तो उनकी आपस में दूरियां ए डिस्टेंस के बराबर होती हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर। तो आप इसको अपने हिसाब से मैच करके देखिएगा, तभी कर पाओगे जब वो चीजें। और ये तो बहुत कम स्टैंडर्ड का है, इससे ज्यादा मुश्किल बना सकता है जिसमें A√11 या A√5/2 वाले टर्म्स आते गंदे गंदे, अब वो भी बना सकता है। क्लियर है? चलिए और स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये है जबरदस्त। मतलब इसको मैं इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं बताऊं उसका रीजन क्या है। क्योंकि जेई ने इससे पहले जो सवाल बनाए हैं, जितने भी इससे पहले सवाल पूछे हैं, और उनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इस लिंक, इस लैंग्वेज से लिंक है। तुमने देखा अभी 2002 में हमने किया था, कॉर्नर पर एक आदमी है, यहां एक आदमी है। इस तरह के सवाल जो है जेई के बड़े फेवरेट सवाल, उनमें ही एक कैटेगरी ये है। ये जेई ने कभी नहीं पूछे। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए, इस तरह का सवाल भी हमसे बन सकता है कि हमें हमें ये सोच पाना मुश्किल हो जाए कि एटम्स हैं कहां। जरा समझना, मान लीजिए जैसे मैं पहले एटम की बात करता हूं। अब पहला एटम हमारा कौन है? ए। तो अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा एक्स एटम, वो 6 कॉर्नर्स पर, क्यूब के 6 कॉर्नर्स पर। चलिए ठीक। तो अगर एक्स एटम क्यूब के 6 कॉर्नर पर है तो मैं यहां पर पहले ही लिखता चला जाता हूं। अगर मैं एक्स की बात करूं तो क्यूब के 6 कॉर्नर्स पर है, इसका मतलब इफेक्टिवली वो कितना है? सर इफेक्टिवली का मतलब वो 3/4।
मानते हो बात को? इफेक्टिवली वो एक यूनिट के अंदर 3/4 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ठीक है, अब वाई पर आते हैं। वाई वाला चीज बड़ा इंटरेस्टिंग। कैसे? वो वाई कहां है? वाई एटम जो है हमारा, वो एग्जिस्ट करता है, वाई एटम एग्जिस्ट करता है आर रिमेनिंग कॉर्नर and only at those face centers which are not opposite to each other। अरे भैया, ये तो बैंड बज गई एकदम। जो समझ नहीं पाएगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा इसके अंदर। यानी y कहां पर है? y जो है वो रिमेनिंग कॉर्नर्स पर है। अच्छा, रिमेनिंग कॉर्नर कितने बचे? 6 कॉर्नर तो आ चुके हैं, रिमेनिंग कॉर्नर कितने बचे? 2। यानी 2 का इफेक्टिव कितना? 1/8। ये तो होगा ही होगा। प्लस, और क्या है प्लस? सर प्लस y वहां पर है, उन फेजेस के सेंटर पर है जो एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं। वो कौन से फेजेस है? समझ रहे हो? तो बहुत सिंपल है। इसको भी ध्यान देते हैं। बहुत सिंपल है। मान लीजिए ये ले लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं। ये हमारा क्यूब है और इस क्यूब में उन एटम्स के बारे में बात करते हैं जो हमें चाहिए। तो चलिए सर फटाफट इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा क्यूब है और इस क्यूब में अगर मैं एक्स की बात करता हूं तो एक्स पहले फटाफट ये नीले वाले बना लेता हूं। 6 कॉर्नर्स पर है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और बचे हुए पर हमारा वाई, तो जो 2 बच गए, एक यहां पर और ये यहां पर, कहीं पर भी ले सकते हैं, ये वाई। ठीक है, अब बाकी वाई कहां पर है? बाकी वाई है उन फेजेस पर जो एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं। जैसे अगर मैं यहां पर वाई को लेता हूं तो वाई यहां नहीं हो सकता। क्लियर है? तो फिर वाई कहां होगा? सर वाई इस फेज पर हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर वाई यहां है तो इस फेज पर वाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी ऑपोजिट है। समझ बात को? इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के अगर मैं देखता हूं तो मुझे सिर्फ 3 फेजेस दिखाई देते हैं। जरा समझना, एक ये वाला फेस, एक इसके पीछे वाले क्यूब का फेस का फेस और फेस का सेंटर, और एक बगल वाला फेस का सेंटर। यानी ये वो 3 जगह है जहां वाई हो सकता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से ऑपोजिट फेजेस नहीं है। तो सब लोग इस बात का ध्यान रखना, जब कभी ये ऑपोजिट फेजेस वाली बात करें कि एक एटम एक ऐसी जगह पर है जिसमें कुछ ऐसे फेजेस के सेंटर पर है जो एक दूसरे से ऑपोजिट नहीं है, तो वो 3 पोजीशंस हो सकती हैं। अगर आपने ये वाला एटम ले लिया तो इस एटम की ये 3 पोजीशंस होंगी। अगर आपने ये वाला एटम ले लिया तो उसकी भी ये 3 पोजीशंस होंगी। यानी कोई भी एक एटम अगर आपने फिक्स कर दिया तो आप उससे दूर दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन के फेस सेंटर को टच नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। तो अगर आपने इसको फेस सेंटर मान लिया तो वाई एटम यहां हो सकता है, तो ऑपोजिट नहीं हो सकता। वाई अगर यहां है तो इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। वाई अगर पीछे वाले फेस के सेंटर पर है तो सामने वाले फेस के सेंटर पर नहीं हो सकता। यानी अगर मैं वाई की इफेक्टिव वैल्यूज निकालना चाहूं तो कितनी हो जाएंगी? वाई हो जाएंगे 3 फेस सेंटर और इफेक्टिव कितना? 1/2। अब बताइए वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 प्लस 3/2। तो 1/4 और 3/2 और ऐड हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो 1/4 और 3/2 और ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 7, है ना। 7/4 और आ जाएगा। यानी y की वैल्यू जो है वो 7/4 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर z की बात करें, जरा जल्दी से बताओ z कितना हो जाएगा? अगर आप z की बात करते हैं तो z कितना निकल आएगा? अगर आप z की बात करते हैं, z कहां पर है पहले तो ये चेक कर लो। z हमारा क्या दे रखा है? प्रेजेंट इन द रिमेनिंग फेस सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर। रिमेनिंग फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर, जरा सोच के बताओ भाई, रिमेनिंग फेस सेंटर और बॉडी सेंटर कितने हुए? कहां आया जेड? रिमेनिंग फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर, बताओ जल्दी। रिमेनिंग फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। रिमेनिंग फेस सेंटर, कितने रिमेनिंग फेस सेंटर है सर? 3 ही बचे सर। 3 फेस सेंटर्स आपके बच गए। ये देखिए, एक तो फेस सेंटर ये सामने वाला फेस का सेंटर, एक ये वाला फेस का सेंटर और एक ये वाला फेस का सेंटर। ये कौन है हमारा? ये जेड। ये हमारे जेड हो गए। और साथ ही साथ बॉडी का सेंटर, ये आपका बॉडी का सेंटर, ये भी जेड हो गया। और बाकी ये सारे हमारे नीले वाले कौन थे सर? ये नीले वाले आपके एक्स थे। ये सारे आपके एक्स। क्लियर है? समझ रहे हो सब लोग? यानी ये सिचुएशन है आपकी इस यूनिट की। और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर आप z निकालना चाहते हैं तो z कितने निकल के आएंगे? z इज इक्वल टू 3 बच गए फेस सेंटर और इफेक्टिवली 1/2 होता है। सो दैट इज 3/2। यानी अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? अगर आप इसका फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो x के कितने आ रहे हैं? x के कितने आ रहे हैं? अच्छा एक सेकेंड, ये बॉडी के सेंटर पे भी था ना, ये भी तो ले लेते हैं। 3/2 तो फेस के सेंटर हो गया, बॉडी के सेंटर वाला और ले लेते हैं, तो दैट इज 5/2। तो अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहता हूं तो जरा जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आ जाएगा x 3/4, y 7/4 और z हमारा 5/2। तो इसको अगर तमीज से लिखें तो यह आ जाएगा x 3, y 7, z 10।
यानी जो फॉर्मूला बन रहा है वो X3Y7Z10 बन रहा है। खूबसूरत फॉर्मूला, क्लियर है? यानी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज नो। अब क्या निकालना है? अब वो कह रहा है सर डेंसिटी निकाल लीजिए। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब आप अपने आप कर लीजिएगा। जब यूनिट का फॉर्मूला पता चल गया तो इस यूनिट का मास पता चल जाएगा। सारे एटम्स का एटॉमिक वेट दे रखा है, यूनिट का मास आ जाएगा। यूनिट के मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके एज लेंथ दे रखी है, देख लीजिए 2 एंगस्ट्रॉम, तो 2a का क्यूब, यूनिट सही रख लेना तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर? यानी इसके बाद आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स। क्लियर? यूनिट का मास आप लोग निकाल लोगे ना, X3Y7Z10, इसके मॉलिक्यूल, इस एक यूनिट का मास कितना आ जाएगा? 3 7 10, तो X3 निकाल लो ना यार। X की वैल्यू दे रखी, Y की दे रखी, Z की दे रखी, तो इस एक यूनिट का मास आ जाएगा। ठीक है, अगर डेंसिटी ग्राम पर सीसी में चाहिए तो यूनिट को ग्राम में ले लेना। कैसे सर? ये एक यूनिट का मास आ रहा है, एक यूनिट का मास निकल के आ रहा है। कैसे? X3Y7Z10, वो आप मास कैलकुलेट कर लीजिएगा। उस मास से आप इसके ग्राम मास को कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एएमयू में निकल के आ रहा है, तो एएमयू को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो वो 1 अपॉन पता होगा तुम्हें, 1 अपॉन Na करके, या फिर 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करके आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद कर लोगे सब लोग, डेंसिटी निकाल लोगे मास बाय वॉल्यूम करके। अब आपको यूनिट का फॉर्मूला पता चल गया, तो उसका मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये अब आप चेक कर लीजिए। सबके एटॉमिक मास दे रखे हैं, यूनिट की डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल था। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और लेवल पर चलते हैं। पूछा गया सवाल है, यानी इस लेवल पर भी डिस्कशन है, इस लेवल पर भी डिस्कशन चल रहा है। इस लेवल पर भी जो है वो डिस्कशन कर रहा है। क्या है? द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट्स प्रॉपरली एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट। अच्छा, बड़ा खूबसूरत सवाल। अच्छा लगा कि ये इस लेवल पर भी डिस्कशन कर रहा है। क्या करना है सर? देखिए ऐसा है, आपको एक बीसीसी यूनिट दी गई, ठीक है, हमने कहा बहुत बढ़िया, और वो ये कह रहा है कि बीसीसी यूनिट में आपको ये बताना है कि जो एज के सेंटर पर मैक्सिमम साइज की जो बॉल रख सकते हैं आप, उसकी रेडियस क्या है। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर आप बीसीसी की बात करते हैं तो बीसीसी का मतलब हो गया कि कॉर्नर पर एक बॉल है, यानी कॉर्नर्स पर एक बॉल है, ये सारी बॉल्स कॉर्नर पर हैं, ये हम बीसीसी बना लेते हैं पहले, ये हमारा बीसीसी यूनिट है। हर बॉल कॉर्नर पर है और कॉर्नर बॉल एक दूसरे को टच नहीं करती है ना, वो हमें पता भी है, और बॉडी के सेंटर पर एक बॉल, दिस इज बीसीसी यूनिट। ठीक, अब वो कह रहा है कि ये बताइए मैक्सिमम साइज की बॉल आप एज के सेंटर पर, यही है ना, सेंटर ऑफ द एज, कितने रेडियस की रख सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द यूनिट। मतलब एज का सेंटर कहां दिखाई दे रहा है आपको? सर मुझे एज का सेंटर ये दिखाई दे, जो भी ले लो ना सारे एज के सेंटर, तो सर ये मुझे एज का सेंटर दिख रहा है सर, दिस इज माय एज का सेंटर सर। इस एज के सेंटर, कोई भी एज का सेंटर ले लो ना, समझ लो ना, कोई भी एज का, कोई भी एक एज का सेंटर ले लेते, तो एज के सेंटर पर आप मैक्सिमम साइज की बॉल क्या फिट कर सकते हैं जिससे यूनिट डिस्टर्ब ना हो। तुम कहोगे सर इतना बड़ा ठूस देंगे इसके अंदर, तो अगर आप इतना बड़ा ठूस देंगे तो सारे एटम खुल जाएंगे ना। वो कह रहा है नहीं नहीं, एटम को डिस्टर्ब नहीं करना है, फिट करना है, सिर्फ मैक्सिमम रेडियस का एटम फिट। तो मैंने कहा देखो ऐसा, अगर आप फिट करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस एटम की रेडियस को आर मान लूं, सपोज स्मॉल आर, और ऊपर वाले की कैपिटल आर मान लूं, तो मुझे ये लगता है कि अगर ये फिट हुआ तो ये तीनों बॉल एक दूसरे को टच करेंगे, और अगर ये तीनों बॉल एक दूसरे को टच करेंगी तो एक रिलेशन को कोई नहीं ठुकरा सकता कि आर प्लस टू आर प्लस आर वो ए के बराबर होगा। बताओ मानते हो बात को? आर, टू आर और आर, ये मिलकर पूरा एज लेंथ बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। बताओ ठीक है ये? ठीक है सर, एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा रिलेशन क्या निकल के आएगा? सर बात खत्म होगी ना सर, दूसरे रिलेशन में तो कुछ बचा ही नहीं। क्या सर? आपको पता है कि जो दूसरा रिलेशन है वो है 4r। मैंने कहा था इस रिलेशन पर बहुत सवाल बनते हैं। 4r इज इक्वल टू a√3। सर दिस इज बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर में तीनों बॉल्स जो कॉर्नर बॉल्स हैं और जो बॉडी के सेंटर वाली बॉल है, वो तीनों बॉल एक दूसरे को टच करती। इसका मतलब ये हुआ सर, जब ये तीनों टच कर ही रही हैं तो ऐसे में साफ दिखाई देता है 4r इज इक्वल टू व्हाट। सर ऐसे में बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि ये वाला बड़ा वाला r, ये वाला 2r और ये वाला r, तीनों लोग एक दूसरे को टच करेंगे, और अगर तीनों लोग एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये बॉडी डायगोनल के बराबर होगा। सो 4r इज इक्वल टू a√3। यानी जो बॉल्स बीसीसी बना रही हैं
वो 4r इज इक्वल टू A√3 बता रही है। और जो आपने बाहर से एक एटम को फिट किया वो 2r प्लस आर इज इक्वल टू, या 2r प्लस 2r इज इक्वल टू वो a के बराबर होगा। सर ये दो रिलेशंस आपके सामने हैं। अब अगर आप इतने भी काबिल हैं, इतने भी काबिल नहीं हैं, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सर दिस इज 2r इज इक्वल 2r प्लस 2r इज इक्वल टू a। क्या इन दो रिलेशन से छोटे r की वैल्यू एज लेंथ के टर्म्स या a के टर्म्स में नहीं निकाली जा सकती? क्या स्मॉल आर कैपिटल ए के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है यार। यहां से आर की वैल्यू निकाल के नीचे पुट कर देते हैं, तो आर की वैल्यू हो गई A√3/4। सो दिस इज 2 टाइम्स A√3/4 प्लस 2r इज इक्वल टू a। सो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? r इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस A√3/2 अपॉन 2। क्लियर है? सही कर रहे हैं? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा भाई? A√3/2 में से a गया, सो दिस इज व्हाट? सो दिस इज a टाइम्स 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार मैं सॉल्व भी कर लेता हूं इसको। 2 माइनस √3 कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1.732, है ना? ऐसे हो गया ना? 2 माइनस 1.732 डिवाइडेड बाय 4.067, यानी ये आ गया आपका 0.067 ए। यानी जो स्मॉल आर है जो आप फिट करने जा रहे हैं, वो स्मॉल आर की वैल्यू 0.067 ए के बराबर है। आसान, आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? बिल्कुल सीधा, एकदम कहीं कोई झंझट नहीं, बिल्कुल सीधा। ये इस तरह के और भी सवाल जो हैं वो किए जा सकते हैं। मतलब इसी में अगर तुम और देखो, मतलब इस और तुम अपने मन से बहुत सारे सवाल बना भी सकते हो। आप समझ, आप अपने आप समझ सकते हैं चीजों को कि भाई इस तरह के सवाल बना सकता है जिसमें आर की वैल्यू जो है वो नियरेस्ट नेबर की मदद से निकाली जाए। आप समझ ना, जैसे एफसीसी में वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस दे दे, तो उससे हमें A√3/2 पता चल जाएगा। वो उससे ए पता चल जाएगा। ए का आर का रिलेशन एफसीसी में हमें पता है, तो उससे आर पता चल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी समझ, इधर से उधर, उधर से इधर कुछ भी लिंक कर सकता है। तो एक समझदार आदमी इस टॉपिक पर या इस चैप्टर पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो है वो फॉर्म कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि जेई आगे आने वाले टाइम पर इस तरह की कुछ ना कुछ बातें जरूर करेगा, और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं हमारे, वो करेंगे इसको। ठीक, चलिए एक सवाल और लेते हैं। ये भी देखिए पूछा गया सवाल है, सर्टेन एलिमेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपने आप करने की कोशिश करना। सर्टेन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन बीसीसी। अच्छा, बहुत बढ़िया, यानी आप बीसीसी की तरफ चल रहे हैं, है ना? और एज लेंथ 27। फिर कह रहे हैं कि इफ द सेम एलिमेंट सेम है, अंडर द सेम कंडीशंस क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, तो एज लेंथ क्या होगी? यानी समझ रहे मेरी बात को? बड़ा सीधा सवाल है, बड़ा खूबसूरत सवाल बनाया गया कि एक एलिमेंट है जो बीसीसी बनाता है। तो अगर वो बीसीसी बनाता है, तो जैसा कि मैंने बताया भी था तुम्हें अभी, कि बहुत भर भर कर ये रिलेशन पर सवाल है हमारे पास। तो अगर वो बीसीसी की बात करता है, तो बीसीसी के लिए एक बात हो चुकी है कि जो हमारा 4r, अगर आप बीसीसी की बात करें, तो बीसीसी के केस में 4r जो वो A√3 के बराबर होता है। क्लियर है ये? तो ये जो ए है, ये बीसीसी वाली ए है, बल्कि और मैं कंफ्यूज ना करूं, बात साफ साफ लिखूं, तो ये बीसीसी वाली ए है, A BCC√3। समझ रहे बात को? तो यानी 4r की वैल्यू A BCC√3 होनी चाहिए। ये एलिमेंट ये काम कर रहा है, ठीक है? और वो ए की वैल्यू बता रहा है, वो कह रहा है भाई हम आपको बता रहे हैं कि जो एज लेंथ है वो 27 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका मतलब बीसीसी ए जो है वो 27 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो अगर मैं इससे आर की वैल्यू निकालना चाहूं, तो आर की वैल्यू निकल आएगी। आर की वैल्यू आ जाएगी 27√3 डिवाइडेड बाय 4। ये आर की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आप बीसीसी यूनिट बना रहे हैं, यूनिट सेल एज लेंथ 27 एंगस्ट्रॉम की, तो उससे आपको उस एटम की रेडियस पता चल जाएगी जो एटम ये काम कर रहा है। अब जब उसकी रेडियस पता चल गई, तो इसका मतलब अगर इसी एटम से आप मान लीजिए कि एफसीसी बनवाते, तो मैंने कहा अगर आप इसी एटम से एफसीसी बनवाते, तो 4r की वैल्यू A/FCC√2 के बराबर होती। और आर की वैल्यू क्योंकि आप निकाल चुके हैं, तो यही आर की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, तो AFCC की वैल्यू आ जाएगी 4r डिवाइडेड बाय
√2 और आपने r की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है। दिस इज 27√3/4। अब अगर आप तमीज से इसको सॉल्व करें तो दिस इज 27√3/2 एंगस्ट्रॉम। √3 और √2 की वैल्यू दे रखी है, थोड़ा सा जोर लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सीधा एकदम। चलिए और बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। एडवांस लेवल पर देखिए पहले भी ये सवाल पूछा गया है और मैं पहले भी बता चुका हूं, वो इसी में खेल रहा है, इस तरह के सवालों में भी खेल रहा। बड़ा सवाल बनाया गया, एक एलिमेंट है। तुमने देखा था मैंने अभी सिंपल क्यूबिक नहीं, बीसीसी में एज के सेंटर पर एक बॉल रखी थी और उसके साइज को कैलकुलेट कराया था, 0.067 ऐसे कुछ निकल के आया। यहां पर वो सवाल में एफसीसी लेके आया, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब मेरे पास एक एलिमेंट है जो कि एफसीसी बनाता है और उसकी एज लेंथ 400 है। कैलकुलेट द मैक्सिमम डायमीटर किसी एटम का जो फिट किया जा सकता है उस एफसीसी यूनिट में विदाउट डिस्टर्बिंग द लैटिस। यानी एफसीसी यूनिट है, बढ़िया बाकायदा खूबसूरत एफसीसी यूनिट है आपके पास, और उस खूबसूरत एफसीसी यूनिट में पूछ ये रहा है कि आप किसी एक एटम को फिट करना चाहते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द यूनिट, मैक्सिमम साइज का एटम कहां रख सकते हैं। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, मेरा अकल ये कहता है कि अगर आप एफसीसी यूनिट की बात करते हैं तो एफसीसी यूनिट में जो खाली जगह दिखाई देती है ये आपकी कॉर्नर बॉल्स हो गई। एफसीसी आपको याद होगा हर कॉर्नर पर बॉल है और साथ ही साथ फेस के सेंटर पर भी बॉल, हर कॉर्नर पर बॉल है और फेजेस के सेंटर पर भी बॉल है। पीछे वाला फेस, ये आगे वाला फेस, ये बाएं दाएं सब हो गया। ठीक, ये हमारा एफसीसी यूनिट। इस एफसीसी यूनिट में जो खाली जगह दिखाई देती है वो कहां दिखाई देती है? सर देखिए मैं बहुत समझदार आदमी हूं, मुझे साफ दिखाई देता है खाली जगह। एक तो ये एज के सेंटर पर है सर, एज के सेंटर पर खाली जगह है, मानते हो बात को? बिल्कुल सही है सर, एज का सेंटर, आपस में कॉर्नर बॉल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं तो एज का सेंटर हमारा खाली। कहीं भी ले लो, ये यहां ले लो, यहां ले लो, हर हर एज के सेंटर पर आपको खाली जगह मिलेगी। और साथ ही साथ मुझे बॉडी के सेंटर पर भी खाली जगह दिखाई देती है। ये जो बॉडी का सेंटर है ये भी खाली जगह है, यानी बॉडी का सेंटर भी खाली है, एज का सेंटर भी खाली है। एक और वैसे खाली जगह है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम वर्ड क्योंकि यूज किया गया है तो वो जगह बेकार हो गई। एक और जगह है एफसीसी यूनिट के अंदर, हम जब वॉइड्स के बारे में बात करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में, तो इस बात को क्लियर करूंगा। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो वो जो खाली जगह है, अगर आप मैक्सिमम साइज या बड़े साइज की बात करते हैं, बड़े गड्ढे की बात करते हैं, तो बड़ा गड्ढा एज के सेंटर पर या बॉडी के सेंटर पर ही पाया जाता है। और वो दोनों गड्ढे बराबर हैं। आप कैसे देखिए जरा, ये वाला जो गड्ढा है ये इन दोनों के बीच में बन रहा है। ये वो दो लोग हैं जो फेस के एजेस कॉर्नर्स के सेंटर हैं, और कॉर्नर्स के बीच की दूरी कितनी होती है सर? कॉर्नर के बीच की दूरी जो है वो ए होती है। यानी आप समझने की कोशिश करिएगा, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है सर वो दूरी ए है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है दैट इज ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो सर बॉडी के सेंटर वाला का क्या सीन है? बॉडी के सेंटर वाला भी तो इन दोनों के बीच में बन रहा है, और इन दोनों के बीच की दूरी भी तो ए ही होगी। थोड़ा सा जोर लगाओ घुटने पर, समझो बात को। एक सामने वाला फेस सेंटर है ये वाला, और एक पीछे वाला फेस सेंटर है। आगे वाला और पीछे वाला फेस सेंटर के बीच की दूरी भी तो ए ही होगी, यानी ये वाला इन दो के बीच में बनता है जिनके बीच की दूरी ए है, और ये वाला इन दोनों के बीच में बनता है जिनके बीच की दूरी ये है। तो दैट मींस द साइज ऑफ एज का सेंटर एंड द साइड ऑफ बॉडी सेंटर इन एफसीसी यूनिट इज सेम। क्लियर है, यानी एक इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है, साइड और साइज ऑफ बॉडी सेंटर वॉइड, बॉडी सेंटर वॉइड एंड एज सेंटर वॉइड, बॉडी सेंटर वॉइड एंड एज सेंटर वॉइड इन एफसीसी यूनिट इज सेम। ये सेम होता है, यानी आप इसका नाम नहीं लिख रहा हूं, इसका नाम भी मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, लेकिन अभी मैं इसका नाम नहीं रख रहा हूं सर, साइजेस सेम, ये दोनों साइजेस सेम। तो अगर ये दोनों साइज सेम है तो सर कहीं कहीं पर भी रख के आंसर निकाल लीजिए, खत्म हो गया सवाल, अपने आप कर लो खत्म। सर ये मान लीजिए इस साइज की बात कर रहा है, तो अब आप कर चुके हैं इस तरह का सवाल। अगर आपने यहां पर एक बॉल रखी तो इसका मतलब ये हुआ इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस 2r, छोटा 2r ले लेते हैं, और इसकी रेडियस r, ये तीनों मिलकर a के बराबर होगी। क्योंकि अगर आपने यहां पर एक मैक्सिमम साइज की बॉल रखी ताकि ये यूनिट डिस्टर्ब ना हो, तो इस मैक्सिमम साइज की एटम जो आप फिट कर रहे हैं वो इन तीनों बॉल्स को टच करे, दोनों बॉल्स को टच करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी वाली r जिसने एफसीसी बनाया,
दो छोटे वाले आर और बड़ा वाला आर, ये मिलकर एज लेंथ के बराबर होगा। और इसको कौन ठुकरा सकता है कि 4r की वैल्यू a√2 है? सर एफसीसी है, इसको तो कोई नहीं ठुकरा सकता सर। 4r की वैल्यू a√2 के बराबर है। ये तीनों बॉल एक दूसरे को टच करेंगी बिकॉज दिस एफसीसी। मैंने बताया था इस एफसीसी और बीसीसी के रिलेशन पर 36 सवाल बन चुके हैं, दुनिया भर के सवाल। इससे आप इन दोनों को सॉल्व करिए, आपको स्मॉल r की वैल्यू आराम से सॉल्व होती हुई नजर आएगी एंड दिस विल बी 0.414r। क्या सवाल में बाकी सारी चीजें दे रखी हैं? हाँ सर, आपने एज लेंथ 400 पिकोमीटर दे रखी है, यानी आपने ए की वैल्यू 400 दे रखी है, तो उस ए की मदद से आप कैपिटल आर निकाल लीजिएगा और उस कैपिटल आर की वैल्यू नीचे पुट कर दीजिएगा। यानी अगर आर की जगह ए रख देते तो आंसर क्या आ जाता? समझ रहे बात को? आर की वैल्यू a√2/4 है, तो यहां आर की जगह a√2/4 रख देंगे, उससे आप आंसर निकाल लेंगे। या फिर आप अपने आर की जो वैल्यू, स्मॉल आर की जो वैल्यू है, वो कैपिटल आर के टर्म्स में ना निकाल कर ए के टर्म्स में निकाल लीजिए। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप यहीं पर आर की वैल्यू, छोटे आर की जो वैल्यू है, वो आर के टर्म्स में ना निकालकर ए के टर्म्स में निकाल लीजिए। कैसे? यहां पर आर की जगह ए पुट कर देते हैं, तो आर की जगह ए पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू a√2/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू a√2/4, a√2/4, दिस इज 2r, है ना, प्लस 2r इज इक्वल टू ए। यहां से ए निकाल लीजिए, सॉरी आर निकाल लीजिए। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा ए माइनस हो जाएगा a√2, यानी a/√2, a माइनस a/√2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरे हिसाब से अगर देखें तो ये आ जाएगा √2 - 1 अपॉन, क्या आएगा? अपॉन 2 इंटू ए। एज लेंथ की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी? 400 पिकोमीटर। क्लियर है? यहां पर पुट कर देंगे, मस्त आपका आंसर आ जाएगा। √2 माइनस, सही कर रहे ना यार? हाँ, तो यहां से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, तो ए की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, मस्त आपका आंसर आ जाएगा। तो लेकिन फिर वही, ये सवाल कर कौन पाएगा? वो कर पाएगा जिसको पूरी क्लैरिटी है एफसीसी क्या है, गड्ढे कहां दिख रहे हैं, बड़ा गड्ढा कौन सा है, उस बड़े गड्ढे के साइज निकालने का तरीका क्या है। दो सवाल तुमने कर लिए, आगे के लिए हमेशा के लिए ध्यान रख लेते हैं, जब कभी भी इस तरह के सवाल बनते हैं कि गड्ढे का साइज निकालो वगैरह, तो वहां पर एक एटम फिट कर दिया स्मॉल आर रेडियस का, और उसके बाद वो जिन जिन लोगों को टच कर रहा है उन सबको जोड़कर, समझ रहे बात, उनकी आपस में डिस्टेंस रिलेट कर देते हैं, और उसके बाद जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक जो रिलेशन है, वो तो चलेगा ही चलेगा। ये वो बेसिक रिलेशन है जो चलेगा बिकॉज दिस इज एफसीसी। यानी आर रेडियस वाला अगर एफसीसी बनाता है तो 4r इज इक्वल टू a√2 तो होगा ही होगा, और छोटे आर वाला अगर आपने बीच में घुसेड़ दिया तो r प्लस 2r प्लस आर इज इक्वल टू ए। दो रिलेशन को सॉल्व करिए, आर आर का रिलेशन आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। क्लियर है? चलिए और बात कर लेते हैं, और एक आध सवालों की बात करते हैं। ये जेई एडवांस में पूछे गए सवाल है, देखिए ये आपके सामने है, ये जेई एडवांस में पूछे गए सवाल, ये भी ले लीजिए। ये भी देखिए जेई एडवांस में पूछा गया सवाल है। अब मैं बता चुका हूं एडवांस लेवल पर ज्यादातर सवाल जो है वो डेंसिटी वगैरह को लेके पूछे गए। उसका रीजन ये है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस का इन्वॉल्वमेंट है ना, उसमें कैलकुलेशंस का इन्वॉल्वमेंट, तो इसलिए वो एडवांस लेवल पर भी कैलकुलेशन वाले सवाल जो है वो काफी ज्यादा पूछता है। तो जैसे मान लीजिए ये है, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद अ सेल एज, यानी इस बार भी एफसीसी की कहानी है ना। पहली बात एफसीसी की कहानी है, और एज लेंथ जो है वो 400 पिकोमीटर दे रखी है, ठीक है ना। एक ऐसा एफसीसी जिसकी एज लेंथ 400। इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द क्रिस्टल इज 8, यानी हमें डेंसिटी भी दे रखी है 8 ग्राम पर सीसी। चलिए ठीक है, 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हमें डेंसिटी भी दे रखी है। देन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ द क्रिस्टल। 256 ग्राम क्रिस्टल में कितने एटम्स होंगे? तुम समझो, किसी भी सैंपल के कितने ग्राम में कितने एटम्स हैं, ये उसके मोल से ही तो निकाले जाते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे इस सब्सटेंस का मोलर मास पता चल जाए तो 256 ग्राम में उसके कितने मोल है पता चल जाएंगे, और फिर मोल्स के बाद एटम, सर ये तो खून में बसा है सर, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है सर डेंसिटी को यूज करके मोलर मास निकालना है, और आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, दिस इज Z इंटू एम अपॉन, याद है अभी हमने फॉर्मूला बनाया था Na इंटू ए क्यूब।
सर दिस इज द मास ऑफ द यूनिट, क्लियर है सर, दिस इज द मास ऑफ द यूनिट एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट। ये वॉल्यूम है, ये मास है, सब कुछ सवाल में दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें, सर एफसीसी यूनिट है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, सर एफसीसी यूनिट है तो जेड की वैल्यू 4 होगी। याद है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी के अंदर 4 होते हैं। मोलर मास सर मुझे क्या पता, वही तो मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय एनए की वैल्यू सर दुनिया जानती है, दिस इज एनए मान लेते हैं। इन तो जो भी सॉल्व करके रखा जाएगा अपने आप रख लीजिएगा, रख ही देते हैं। दिस इज 6 इंटू एनए दे रखा है क्या सवाल में, नहीं, तो दिस इज 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब। ए क्यूब कितना है भाई साहब, सर ए इज द एज लेंथ, और ये सेंटीमीटर में है, वो आपका पिकोमीटर में है, तो ये आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? एक पिकोमीटर सेंटीमीटर का रिलेशन पता है ना, एक मीटर इज 100 सेंटीमीटर, है ना, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, एक सेंटीमीटर, ऐसे ले लेते हैं, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। दिस इज 10⁻⁻12 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, तो दिस इज 10⁻10 सेंटीमीटर। यानी एक पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा। वो यहां पुट कर देंगे, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और ये क्योंकि हमें डेंसिटी दे रखी है सवाल में ऑलरेडी 8 ग्राम पर सीसी, तो यहां से जो मोलर मास निकल के आएगा वो ग्राम में निकल आएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो सब लोग? तो यहां से आपको जो मोलर मास मिलेगा वो ग्राम में पता चल जाएगा। एक बार करके भी देख सकते हो तुम चाहो तो एक बार रफली कैलकुलेट करते हैं, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 इंटू, ऐसे इसको 6 ही मान लेते हैं, फिर बाद में सोचेंगे, 8 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू ये हो जाएगा 10⁻2 का क्यूब, तो 10⁻6 4 का क्यूब हो गया 64, है ना, और ये हो जाएगा 10 की पावर कितना, अंदर आ जाएगा -8, 10⁻24, है ना, सही कर रहे हैं, 10⁻24 डिवाइडेड बाय हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था m, तो डिवाइडेड बाय 4। सही है ये सर, ये आपका आंसर है। तो एक बार रफली कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, तो 6 64 और 2, तो यानी मास कितना आ गया, ये तो बड़ा खतरनाक मास आ रहा भाई, 6 दूनी 12 और 64 और 24, ओहो, एक बार कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट करो, ये सब तुम्हें खुद करना है भाई। तो 6 दूनी 12 इंटू 64, ये आ गया 768, यानी 76.8 ना, 76.8, तो जो मोलर मास आ रहा है वो 76.8 आ रहा है ग्राम पर मोल, यानी इस सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो ये। ठीक है, अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो 256 ग्राम ऑफ दिस क्रिस्टल, तो 256 ग्राम से मोल्स आ जाएंगे आप, यानी मोल्स अगर आप निकालते हैं तो कितने आ जाएंगे, जरा मोल्स भी निकालते हैं, 256 डिवाइडेड बाय 76.8 सर, ये मोल आ गया 3.33, और 3.33 मोल आते ही नंबर कितने निकल के आएंगे, तो अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, मतलब थोड़ा सा और तुम सिंप्लीफाई कर सकते थे अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता क्या करना है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का मतलब हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, तो 70, यहां लिख लेते हैं, 76.8 डिवाइडेड बाय 256 Na, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये अपने आप समझ लीजिए, अपने आप समझते हैं जरा, है ना, एक बार इसको करके भी देख लो, सॉल्व भी करके देख लो, मतलब मेरे हिसाब से जल्दी से इसको एक बार सॉल्व भी करके देख लेते हैं, है ना, एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है ये भी समझते देखते हैं। आंसर में 20 आ रहा है, एक बार करके देखोगे क्या, आ, मैं कर लेता हूँ, तुम तो कुछ नहीं करोगे, है ना, 76.8 डिवाइडेड बाय 256,
इंटू 6.02 1.8, मतलब वही 20 के आसपास। तो टू मतलब तुम करना यार अपने आप, है ना। तो ये 10⁻24 के फॉर्म में निकालना है। तो ये वाला ये रफली रफली कितना आएगा, 6। तो ये टू इंटू 10⁻23 के आसपास, है ना। रफली रफली 2 इंटू, और अगर n की वैल्यू 10⁻24 के फॉर्म में करते हैं ना, तो 2 इंटू 10⁻23 है। तो ये हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ n। कुछ यार एक बार कैलकुलेट करो, मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। 7 इंटू 6, इसका एग्जैक्ट आंसर कितना है वो देखते हैं, एक सेकंड रुको। आंसर कितना है, किया भाई कैलकुलेट। हमें लग रहा है कुछ कैलकुलेशन, n की वैल्यू 2 आ रही है, यानी 2 इंटू 10⁻24 आना चाहिए। ये 2 इंटू 10⁻24 आना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या। 12 है 76, एक बार कैलकुलेट करते हैं। 76.8 कितना हो रहा है, 76.8। एक बार कैलकुलेट करो यार, कहीं कुछ गलत किया है लग रहा है। 4 इंटू m अपॉन NA इंटू A³ ए सही है हमारा। ए है हमारा एज लेंथ 400 पिकोमीटर। तो ये ठीक है ना। तो 400 यानी 10⁻−8, तो 24 - 24। ओके, तो इससे m की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 4। तो 6.02, जिसको हमने 6 ही मान लिया था, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 10⁻23 इंटू, ये तो ठीक है। 4 का क्यूब हो गया 64 इंटू 10⁻−24 अपॉन 4, ये भी ठीक है। तो इसको सॉल्व करके 12 इंटू 64 अपॉन 10 76.8 आ रहा है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 256 ग्राम ऑफ द क्रिस्टल इज, मुझे लग रहा है यहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है यार, इसको एक बार देखना तुम भाई, है ना। मुझे लग रहा है यहीं पर कुछ कैलकुलेशन वगैरह में कुछ गड़बड़ है। आंसर तो इसमें 2 ही है ना। आंसर तो इसका 2 ही है, मतलब जो जो इन्होंने ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आंसर 2। अरे यार, उल्टा कर दिया है क्या ये, कितना टाइम बर्बाद कर दिया। ये गड़बड़ कर दिया यार, यहाँ पर ना, यहाँ ये असल में जगह नहीं थी तो सब गड़बड़ कर दिया। ये गड़बड़ हो गया। हमें तो मोल्स निकालने थे ना, मोल्स उल्टे कैसे नहीं। मोल्स इज इक्वल टू, ये तो खून में बसा था यार, 256 वेट, 256 मतलब समझ रहे हो, वेट 256 है, मोलर मास 76 है। तो ये 256 अपॉन 76.8 इंटू NA, ये आंसर आएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 2 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। अब सही है।
इज 2 into 10 raised power 24। हमने 76.8 अपॉन 256 मतलब उल्टा कर दिया था। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल्स होते हैं ना, तो 256। ठीक, अब समझ में आ गया ना, कर लेना भाई इसको। चलिए और बात करते हैं। ये लीजिए, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी अच्छा सवाल है बिल्कुल, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने ये देखा है कि जेई जो है वो डेंसिटी के साथ ही खेलता कूदता रहता है, तो बहुत उम्मीद है कि भाई हमारे साथ भी खेल ले थोड़ा सा। तो ऐसे में ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल है डेंसिटी वगैरह को लेकर, लेकिन फिर वही है, अब क्योंकि अब कुछ नया तो कर नहीं सकते ना, मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते कि कुछ बहुत ज्यादा कमाल कर देंगे और गलत कर देंगे, उल्टा सीधा बना देंगे, तो अब ये तो नहीं कर सकता। लेकिन चीजों को सिलेबस के अंदर ही अगर रखता है, तो चीजों को सिलेबस के अंदर रखने पर जो है उस हिसाब से तो डेंसिटी के इस तरह के सवाल बना सकता है। तो जैसे डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर्गन इज 4/π, है ना, तो अच्छा सवाल है। एक डेंसिटी हमें दे रखी है, हालांकि नया कुछ नहीं है, और वो कह रहा है कि ये जो आर्गन एटम्स हैं ये स्फीयर्स हैं, जिनकी रेडियस भी दे रखी है। पूछा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन सॉलिड आर्गन। डेंसिटी दे रखी है और एटम की रेडियस दे रखी है, आपको एम्प्टी स्पेस की परसेंटेज निकालनी। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे डेंसिटी दे रखी है तो मैं सबसे पहले अपनी डेंसिटी को डिफाइन कर सकता हूं। तुम लोग एक बार अपने आप सोचना जरा कि सवाल में का मतलब क्या है। सवाल का मतलब है मेरे पास एक सॉलिड आर्गन है, मान लीजिए मेरे पास ये एक सॉलिड आर्गन है ना, ये एक सॉलिड आर्गन है, और इस आर्गन की जो डेंसिटी है वो दे रखी है 4/π ग्राम पर सीसी, ये हमें डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो अब और साथ ही साथ आर्गन के जो भी एटम्स हैं इसके अंदर, उसमें से एक एटम का जो है हमें रेडियस या वॉल्यूम जो भी है रेडियस दे रखा है। हम मान रहे हैं आर्गन एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल, स्फेरिकल एटम है, और उस एटम की रेडियस हमें प्रोवाइड की गई। तो वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि परसेंटेज एम्प्टी स्पेस कितना है। तो देखो अब करना ये होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बार परसेंटेज एम्प्टी स्पेस वॉल्यूम से रिलेट कर सकता हूं। यानी कहने का मतलब, इस अगर मैं ये मानूं कि 1 ml का जो मास है वो कितना है, तो जो डेंसिटी है वो ये बात बता सकती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ 1 ml या 1 cc, जो भी आप बोलना चाहें, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट हैज 4/π ग्राम मास। पता मानते हो बात को? यानी अगर यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब की है तो उसका जो मास है वो 4/π ग्राम होना चाहिए। यानी यूनिट अगर 1 ml लेते हैं, यानी वो जो पत्थर है आपका, वो पत्थर अगर आप 1 ml लेते हैं या 1 सेंटीमीटर क्यूब का पत्थर लेते हैं, तो उसके अंदर जो उसका मास आएगा वो 4/π है। लेकिन ये मास होगा किसकी वजह से? सर ये मास तो एटम्स की वजह से होगा। खत्म हो गया सवाल। कितना बड़ा सवाल है सर। मास अगर एटम्स की वजह से है तो मास, ये हमें ये मास, एक यूनिट का मास दे रखा है, तो मास हमें दे रखा है, तो मास की जगह हम यहां मोल्स ले लेते हैं। मोल्स ऑफ आर्गन एटम्स, उस मोल्स ऑफ आर्गन एटम्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉलिड, कितने होंगे मोल्स? सर अगर उसका मास 4/π है तो आप आर्गन के मोलर मास से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मोल्स मिल जाएंगे, और आर्गन का मोलर मास जो है वो 40 होता है। अच्छा, अगर मोल्स पता चल जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ आर्गन एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ आर्गन एटम्स, तो नंबर ऑफ आर्गन एटम्स अगर आप निकालना चाहते हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉलिड, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स? सर मोल्स के बाद एटम्स खून में बसा है। सर हमारे तो खून में बसा है, आपके पता नहीं बसा है कि नहीं, अभी आपने गलत कर दिया था। खैर, तो ये नंबर ऑफ आर्गन एटम्स निकल आएंगे। अब जब नंबर ऑफ आर्गन एटम्स निकल आएंगे तो उसका वॉल्यूम भी निकल आएगा। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ आर्गन एटम्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ आर्गन एटम्स, वॉल्यूम ऑफ आर्गन एटम्स कितने हैं भाई? वॉल्यूम, तो सर एटम्स के नंबर तो पता चल गए हैं और एक एटम का वॉल्यूम हमें पता है, यानी 4/3 πr क्यूब, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। सर ये आपके एक एटम का वॉल्यूम है। और आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं 4/π इंटू 1/40 इंटू Na की वैल्यू भी अगर Na दे रखा नहीं है तो 6 इंटू 10⁻23 ऐसे ही ले लेते हैं। तो यानी सर ये जो यूनिट है अगर आप देखो तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और ये ग्राम पर सीसी में रखा था, ग्राम था। तो ये अगर आप देखें तो ये ग्राम है, 4/π आपका ग्राम था, 1/40 से डिवाइड किया तो ये मोल्स में आ गया Na, यानी ये सब हट गया, सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। मेरी बात समझ लो ना, वो जो हमारा मोलर मास है वो ग्राम पर मोल,
ऊपर 4/पाई ग्राम, ये अवागाड्रो नंबर जिसकी यूनिट पर मोल होती है, तो ये मोल ग्राम पर मोल सब कैंसिल हो गया, सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब बचा। एंड दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ द आर्गन एटम्स विल बी इन नाउ सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको तो परसेंटेज पैकिंग निकालनी है, तो पूरा सॉलिड 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, और आपका उस सॉलिड में जो आर्गन के मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उनका जो वॉल्यूम है वो ये है। तो अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, तो यही कर लेते हैं। तो अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, क्या निकालना था, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो परसेंटेज ऑफ फिल्ड स्पेस की अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ एम्प्टी बाद में निकाल लेना। परसेंटेज ऑफ फिल्ड स्पेस कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ फिल्ड स्पेस विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस एटम्स 4/3 पाई, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, देख रहे हो, 4/3 पाई 1.5 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब इंटू 1/40 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट कितना लिया था, सॉलिड कितना लिया था, 1 सेंट। तो ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमारा परसेंटेज फिल्ड स्पेस आ जाएगा। जरा करके देखते हैं भाई इस बार भी इसको। तो सर इस बार जब आप कैलकुलेट करोगे तो सही से करिएगा। ये वाला 4/पाई कहाँ गया, हाँ ये 4/पाई। तो इस बार जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला पाई इस पाई को उड़ा देगा, ये वाला 4 जो है इस 40 को उड़ा देगा, और 1.5 और 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1.5 का क्यूब। थोड़ा सा सिंपल ही हो रहा है ना, तो इसको सही से लिखते हैं। तो दिस इज 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब, और क्या है साथ में, इंटू 6 है, इंटू 6 है, और क्या है साथ में, और है हमारा 4 इंटू 4 है, और क्या है हमारे साथ में, 10⁻⁻1 है, इंटू 10⁻⁻1 है, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय हमारा 10 है ना, यानी 10⁻⁻2 हो गया, 10⁻⁻2 हो गया। तो अब इसको फिर से करना पड़ेगा, पता नहीं इस बार भी हमने सही किया कि नहीं। तो परसेंटेज जो निकल के आएगी, इंटू 100 भी करना पड़ेगा ना, इंटू 100 भी कर, तो ये तो फ्रैक्शन निकल के आ रहा होगा, फिर उसके बाद इंटू 100 भी करना पड़ेगा। तो एक बार इसको भी करके देखते हैं आंसर में। एक बार जल्दी से इसको भी कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा 1.5 का क्यूब और इंटू 24 है, फिर कुछ गलत किया है। एक बार फिर से अपने आप करो यार, है ना, कैलकुलेट कर लेना। पाई 1.5, कुछ रह रहा है क्या यार, ये 3 रह रहा है क्या, हाँ ये 3 रह रहा है, तो ये 3 से गया 2 है ना। तो क्या क्या बचेगा, 10⁻⁻2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से -1 बचेगा, ये -1, और नीचे भी ये 10 है ना, तो ये भी 10⁻⁻1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 1.5 का क्यूब आ जाएगा, और साथ में 4 आ जाएगा ये वाला, और एक आ जाएगा आपका 2। तो 4 और 2 यानी ये 2, पता नहीं तो कितना आ जाएगा, हाँ यही लग रहा है, तो ये आ जाएगा आपका अब सही है ना, ये 2 होना ना। तो सबसे पहले तो 1.5 का क्यूब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 8 27, यानी ऊपर आ गया -2, यानी 0.27। ये आ गया आपका पैकिंग फिल्ड स्पेस आ गया। और अगर आपको एम्प्टी स्पेस निकालना है तो फिर 1 में से माइनस कर दीजिएगा, तो यानी 27% जो है, अगर आप परसेंटेज की बात करें तो 27% जो है वो आपका फिल्ड स्पेस। तो अगर आप एम्प्टी स्पेस निकालना चाहते हैं तो एम्प्टी स्पेस कितना आ जाएगा, एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, एम्प्टी स्पेस की परसेंटेज आ जाएगी 100
में से 27 माइनस करके 73% आप एम्प्टी स्पेस निकाल लेंगे। बढ़िया सवाल, बिल्कुल एडवांस लेवल का उसी पैटर्न का, जिस पैटर्न पे वो बात कर सकता है, क्योंकि डेंसिटी को लेके अक्सर बातें कर रहा है, अक्सर सवाल पूछ रहा है और थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है। इस बार भी सिंपल, हालांकि कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ एक ही चीज मुश्किल थी, 1.5 का क्यूब, है ना। बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, तो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, थोड़ा समझदारी से कैलकुलेट किया जा सकता है, और इस पर सवाल जो है वो बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर वो आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल साफ तौर पर पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए और एक सवाल ले लेते हैं। पूछे गए सवाल है, ये देखिए पुराना सवाल है, जेई के एडवांस लेवल पर। एक बार जल्दी से बताओ कर पाओगे कि नहीं। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट, सर। और तुम देखो, मैं मना नहीं, मजाक नहीं कर रहा था। आप देखिए हर बार वही ड्रामा है, पुराने सवाल सारे वही हैं सर, हर सवाल में वही डेंसिटी की बकवास चल रही है, हर सवाल में वही ड्रामा है सर। यानी इस बार भी वही सवाल है, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द मेटल हैविंग एटॉमिक वेट 75। एज लेंथ हमें दे रखी, हमें मोलर मास भी दे रखा है और डेंसिटी भी दे रखी है। अरे तो जानना क्या चाहते हो? अरे भाई जानना ये चाहते हैं कि ये बताइए उस एटम का रेडियस क्या है। मैंने कहा एक सेकंड, आपने डेंसिटी दे रखी है तो आप सिर्फ डेंसिटी वाला फॉर्मूले की बात करेंगे ना, रेडियस तो डेंसिटी में आती ही नहीं है। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, यही तो होती है डेंसिटी। सर इसमें तो रेडियस कहीं है ही नहीं। अरे रेडियस नहीं है, ए तो है। अगर ए पता चल जाएगा तो रेडियस निकल आएगी। कुछ समझो बात को, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एक कैसे सर, ऐसे ऐसे कैसे निकल आएगी सर? एक सुनिए सवाल बात को, एज लेंथ तो सवाल में दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, अवागाड्रो नंबर आता है, डेंसिटी दे रखी, तो आपको जेड पता चल जाएगा ना यार। हाँ, तो सर जेड से ये पता चल जाएगा कि आप सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं या बीसीसी की बात कर रहे हैं या एफसीसी की। हाँ, तो सर जेड से अगर ये पता चल गया कि आप एफसीसी हैं या बीसीसी या सिंपल क्यूबिक, तो सर मुझे ए और आर का रिलेशन तो आता है, ए दे रखा है, आर का रिलेशन आ जाएगा। यानी आप सिर्फ जेड निकालिए, काम खत्म करिए। यानी अगर मुझे डेंसिटी दे रखी है, सिर्फ यूनिट्स का खेल है। यानी अगर मुझे डेंसिटी 2 दे रखी है तो जेड की वैल्यू को जेड मान लेते हैं, मोलर मास को रख देते हैं 75, अवागाड्रो नंबर अगर हमें सवाल में दे रखा है 6 इंटू 10⁻23, और ए क्यूब, सर सेंटीमीटर क्यूब है तो ए को भी हमें सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। दिस इज 5 एंगस्ट्रॉम, सो दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। कुछ समझे बात को? सर यहां से आपको जेड मिल जाए। क्लियर है? 5 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर, और अगर मीटर को सेंटीमीटर लिख दें तो 10⁻2 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻8 सेंटीमीटर। तो अगर हम एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वही आ जाए। तो अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, करके देखते हैं, जेड की वैल्यू एक बार रख के देखते हैं। जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 5 का क्यूब 125 इंटू कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1, है ना, सही कर रहे हैं, 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 75, सही कर रहे हैं, हाँ, इंटू से। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत देख लीजिए क्या करना है। तो सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 है, ये 3 आ जाएगा, और ये 25 इंटू 5 हो जाएगा। 3 से आप इसको निपटा दीजिएगा, ये 2 हो जाएगा। रफली अगर सॉल्व करें तो z की वैल्यू 5 दूनी 10 दूनी 20 और 10 यानी 2, z की वैल्यू 2 आ रही। और अगर z की वैल्यू 2 आ रही है तो साफ तौर पर यह सवाल चीख चीख के कह रहा है कि सर आप समझिए मेरी बात को, अगर z की वैल्यू 2 है तो मैं बीसीसी हूं, ये बीसीसी है। आप समझ रहे बात को, ये बीसीसी यूनिट है। और अगर ये बीसीसी यूनिट है तो इसका मतलब रिलेशन क्या है सर, कई बार बता चुके हैं, बहुत बार, बल्कि हर बार इन रिलेशंस पर, आर और ए के रिलेशंस पर सवाल आता है। बीसीसी में 4r इज इक्वल टू a√3 होता है, तो आर की वैल्यू a√3/4 होगी। सो दिस इज a√3/4। ए की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 4, ये आपकी रेडियस होगी। ले दे के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल सीधा है। तो देखो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बिकॉज हम चाह रहे थे एक पूरा पोर्शन हमारा कवर हो, यूनिट्स के बारे में, उनके एटम्स के बारे में, कहां पर वो एटम्स हैं, अगर वो एटम्स हैं तो उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटीज को कैसे यूज करेंगे, एजेस के बीच की डिस्टेंस या फिर वॉइड्स की स्पेसेस की डिस्टेंस वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर हम लगाना चाह रहे थे। अगला जो लेक्चर होगा वो वॉइड स्पेसेस को और साथ ही साथ हमारे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो एचसीपी वगैरह बनते हैं, उन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में वो पूरा डिटेल डिस्कशन
इंटरप्रिटेशन उसको करेंगे ताकि ये सॉलिड स्टेट का जो मेजर पोर्शन है वो हमारा कवर हो। बाकी यही है, सवाल तो तुम्हें लगाने ही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर वगैरह नए पुराने सब तुम्हारे सामने रख दूं ताकि तुम्हें सब आसान लगने लगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। सब लोग थोड़ी सी कोशिश और करेंगे, है ना? मैं यही बोलूंगा कि हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी कोशिश करोगे चीजें जो है वो और आसान लगेंगी। और ये चैप्टर नया है, मैंने इसलिए आज तुमने देखा बहुत सीक्वेंस में काम किया। कई बच्चे सोच सकते हैं सर आप आज आज आपने टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात ही नहीं की, इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि कुछ बच्चों ने हो सकता है पूरे लेक्चर अभी ना देखे हो। तो अगर पूरे नहीं देखे तो शुरू के 2-3 लेक्चर देखने से आज का पूरा लेक्चर समझ में आ जाए। और आज भी मैंने उन सारे चीजों को रिवाइज करने की कोशिश की है, वॉइड्स, नियरेस्ट नेबर्स, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, उनको डिटेल समझने की और उन पर क्या-क्या सवाल बन सकते हैं वो भी तुम्हें बताए। और मैंने लेक्चर्स में वो सवाल बनाए हैं। एक-एक सवाल, आपको कहीं सवाल किसी किताब में नहीं मिलेगा क्योंकि वो सारे सवाल मैंने खुद से बना दिए हैं क्लास में कि भाई ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, और वो तुम बना सकते हो। मैंने क्या बनाया? तुम बना लो। सर नियरेस्ट नेबर दे रखे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट निकालो। सर इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट दे रखा है, उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट निकालो। सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। इन सवालों में तुमने जितने किए उनमें एज लेंथ दी थी ना 5 एंगस्ट्रॉम, वो एज लेंथ में किसी और फॉर्म में दे देता तुम्हें कि भाई साहब उस यूनिट की जिसकी डेंसिटी इतनी है उसकी एज लेंथ आप हमें नहीं देंगे, हम आपको ये बता देंगे उस यूनिट के अंदर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस 200 पिकोमीटर। अरे भाई जब उस यूनिट के नेक्स्ट टू नेक्स्ट की डिस्टेंस पता चल गई तो इसका मतलब ए रूट टू ए रूट थ्री जो भी होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट किसी भी यूनिट का, उसकी वैल्यू आ गई, उससे ए आ जाएगा, उस ए को यहां पुट कर देना। यानी अब तक जो सवाल पूछे उसमें ए डायरेक्ट दे रखे हैं और अब वो डायरेक्ट जो है नेबर्स के फॉर्म में दे देगा। सर इस तरह के सैकड़ों सवाल और भी बहुत सारे सवाल सर आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। जेई वाला अगर सुन रहा है तो वो अच्छे सवाल बना सकता है। क्लियर है? तो चलिए आज इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। फटाफट इसको रिवाइज करिएगा अच्छी तरह से और कल की क्लास में भी आगे की चीजों को करते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।